किसको आप समझती हैं कि यार ये इस कंट्री के लोग हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी है? मुझे लगता है पाकिस्तानियों की स्किन सबसे अच्छी स्किन है और मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये किस हद तक जो है काम खराब कर देते हैं? ये नीम हकीम खतरा जान है, ये बात आप लिख के रख लें। कुछ एक प्रोसीजर करके दिखाया, मिलियंस ऑफ व्यूज लिए, उसके बाद हो गई स्किन खराब। पानी कितना पीना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं बहुत सारा पानी पियो, उससे स्किन साफ होती है। 3 लीटर से ऊपर अगर आप पानी पिएंगे ना तो वो बस एक्सक्रीट होगा, वो कहीं आपके इंटरनल सिस्टम तक पहुंचता ही नहीं है। खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, उन्होंने ना वो आंखों पे ऐसे खीरे रखे होते हैं। आंखों पे खीरे रखने से क्या होता है? स्किन का कुछ होता है, क्या होता है? दिमाग में बस सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा करने से, और वो वाकई हो जाता है। अच्छा। आपका ब्रेन जो है वो सारे ऑर्डर्स मैं पास बहुत कर कुछ सोचता हूँ, ऐसा नहीं होता। कहते हैं जी आपने अगर मछली खाई है ना, हम्म। तो मछली खा के ऊपर अगर आपने दूध पी लिया है तो आपकी स्किन वो खराब हो जाएगी। मैंने तो आज तक नहीं देखा और ना ही हमारी एलोपैथी भी नहीं मानती। हमें शादी पे ना अच्छा नजर आना है, कोई बहुत हम्म। अच्छा ट्रीटमेंट जो बहुत अफेक्ट करे आपकी अच्छी स्किन के लिए, वो क्या हो सकता है? हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्किन के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है। इस पर हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार है। बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें जानना चाह रहे हैं स्किन के हवाले से। किसी को गोरा होना है, कोई कह रहा है मेरा रंग बहुत ख़राब है, मैं गोरा होना चाहता हूँ। कोई कह रहा है मैं फ्रेश नज़र नहीं आ रहा, मेरी स्किन जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, किस तरह से अपनी स्किन को फ्रेश कर सकता हूँ। कोई है उसको शौक है कि मैंने अपने आप को यंग शो करना है, मैं यंग नहीं लगता, मैं बड़ा मेरे अंदर ना बड़ी वो ओल्ड सी लुक आ रही है, तो मेरी लुक कैसे फ्रेश और यंग हो सकती है। कोई है वो डार्क सर्कल्स के हवाले से परेशान है कि डार्क सर्कल्स पड़े हैं, हल्के पड़ गए हैं, कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो उनके हवाले से भी आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। किसी को ड्राई स्किन का मसला रहता है, बहुत सारे लोशंस लगा रहे हैं, क्रीम्स लगा रहे हैं, लेकिन ड्राई स्किन की प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती है और उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऑयली स्किन से परेशान हैं, कोई तो ड्राई स्किन को सफ़र कर रहा है, तो कोई ऑयली स्किन को भी सफ़र कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। और एक्नी, आपने सुना होगा कि किसी को एक्नी का प्रॉब्लम है, ये क्या होता है? पिंपल्स शिम्पल्स हो जाते हैं, इसको किस तरह से आपने ठीक करना है। और कोई ऐसा भी है जिसको हमारी तरह डेली बेसिस में मेकअप लगाना पड़ता है स्क्रीन पे अपेयर होने के लिए, या किसी ऐसी जगह पे जॉब उसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे उसको मेकअप का डेली इस्तेमाल करना पड़ता है, उनको क्या करना चाहिए, वो भी आपके साथ आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लिप्स का प्रॉब्लम, होंठ काले हो गए हैं, होंठ फट रहे हैं, होंठ ड्राई रहते हैं, ये क्यों होता है और आप किस तरह से, अब विंटर्स आ रही हैं, किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसको वो बताएंगे। और विंटर्स के अंदर ना ड्राइनेस का, इची स्किन का, डेड स्किन का, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी कंसर्न है हर बंदे के लिए। और हाँ, एक मज़े की बात यह है कि आजकल शादियों का सीज़न भी आ रहा है, तो शादियों के सीज़न में हर कोई चाहता है कि वो बड़ा अच्छा साफ़ सुथरी स्किन के साथ जो है ना वो फंक्शंस को अटेंड करे, मेहंदी, बारात, वलीमा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब डिस्कस करने के लिए हमने बड़ी एक राइट, हमारी जो गेस्ट हैं उनको हमने आज रिक्वेस्ट की कि पॉडकास्ट के लिए आए। डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब साहिबा। डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आज हम इनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके स्टार्ट में इंट्रो में डिस्कस किए, आज से हम वो करेंगे। आज हम आपसे डिस्कस, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम डिस्कस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर साहिबा पॉडकास्ट को, पहले तो ये पूछते हैं ना, आपसे पूछते हैं कि आपने मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम डर्मेटोलॉजिस्ट? ये एक बहुत लंबा सफ़र था। आपको पता है कि हम डॉक्टर बनते हैं, पहले एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस के बाद फिर आपकी 1 साल की हाउस जॉब होती है। हाउस जॉब वो दौर होता है जब आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपकी स्पेशलाइजेशन में जाएंगे। तो जब हाउस जॉब की तो आप डिफरेंट वार्ड्स में आपकी रोटेशंस होती हैं, सर्जरी, मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑफ्थल्मोलॉजी। तो सारे वार्ड्स को छानने के बाद मुझे पता चला कि डर्मेटोलॉजी में मेरा ख़ास इंटरेस्ट है। एक तो ये कि थोड़ा सा मेरी पर्सनैलिटी के साथ वाइब करता था कि आपकी 8 to 2 जॉब होगी और कुछ इमरजेंसीज़ नहीं होंगी, रातों को जागना नहीं पड़ेगा। तो ये एक इनिशियल मोटिवेशन तो ये थी। लेकिन जब डर्मेटोलॉजी मैंने स्टार्ट की, उसमें स्पेशलाइजेशन की, हमारी स्पेशलाइजेशन होती है 5 साल की डर्मेटोलॉजी में। तो उस वक्त एस्थेटिक्स नहीं आए थे, अभी सिर्फ क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी का दौर था और हम फिर सिर्फ फोड़े, फिंसियाँ और एक्नी और ये चीज़ें, सोराइसिस, एक्जिमा, ये डील करते थे। लेकिन जैसे ही मेरी स्पेशलाइजेशन बाय द 5th ईयर एंड होने वाली थी, तो उस वक्त एकदम से बोटॉक्स, फिलर्स और हाइड्रोफेशियल्स और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। तो जैसे ही मैं FCPS करके, स्पेशलाइजेशन करके आई फील्ड में और मैं अपने क्लिनिक में बैठती थी, और मैं तो ये एक्सपेक्ट करती थी कि कोई आएंगे, फोड़े फिंसियाँ आएंगी, एक्नी आएगी, एक्जिमा मैं ट्रीट करूँगी। लेकिन लोग आते थे, वो कहते थे ये मेरी आईब्रो लिफ्ट कर दें, ये मेरी रिंकल्स ख़त्म कर दें, ये मुझे गोरा कर दें।
तो फिर मेरी सेकंड फेलोशिप एस्थेटिक्स में मुझे करनी पड़ी ऑन डिमांड। तो ये सारा जर्नी था, कुछ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन स्टार्ट किसी और तरह से हुई थी, लेकिन फिर वो एंड किसी और तरह से हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ये काम करने में इतना मज़ा आता है। और जो है, जब लोग खुश होके वापस आते हैं कि हम यंग हो गए हैं और हैप्पी स्किन होती है, तो फिर मैं खुद भी बहुत हैप्पी होती हूँ। राइट, राइट। अच्छा, मैं ये अभी जैसे कि आपने बताया कि लोग आपके पास आते हैं, कोई आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद वो बताएँगे जी मुझे ये एक्ने का मसला है, मुझे जी, ये इश्यू है। मैं ये पहले तो जानना चाहूँगा कि आप चूँकि प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके जी। क्लिनिक में भी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा स्किन के क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं? जी, जैसे यही मैंने कहा कि क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी चलती रहती है। एक तो एक्ने बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है 14-15 इयर्स के बाद एक्ने स्टार्ट हो जाती है। स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़, इनको एक्ने बहुत कॉमन है। और इवन अब मैं देख रही हूँ कि 35 इयर्स के बाद भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ ख़वातीन में एक्ने बहुत कॉमन हो गई है। तो मोस्ट कॉमन जो चीज़ आजकल मैं देख रही हूँ वो एक्ने है, और दूसरी सबसे कॉमन चीज़ छाइयाँ हैं, मेलाज़्मा है। ये 2 मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में हम देख रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि मैं व्हेन आई शुड बी गेट कंसर्न्ड, मुझे कब हुँ। ये सोचना चाहिए कि आई हैव अ स्किन प्रॉब्लम? मुझे ऐसा क्या फ़ील होगा? क्या ऐसे सिम्पटम्स मेरे अंदर आ रही हैं स्किन के हवाले से कि मुझे इसको चेक करवाना चाहिए? जी, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्किन पे जैसे एक्ने हो रही है आपको, या आपको छाई आ रही है, या एक्ज़िमा है, ड्राइनेस है, इचिंग है, ऐसी चीज़ जो भी 1 हफ़्ते से ज़्यादा रह रही है और आपसे डील नहीं हो पा रही, आप मॉइस्चराइज़र्स लगा रहे हो, आप डिफरेंट होम रेमेडीज़ कर रहे हो, और 1 हफ़्ता गुज़र गया है और आपकी स्किन ठीक होने की बजाय वर्स हो रही है या स्टैटिक हो गई है, तो डू सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। ये राइट टाइम है उसको दिखाने का, क्योंकि अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे ना स्किन डिज़ीज़ को, तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन सोजिंग की वजह से स्किन डैमेज होती है। तो आपकी स्किन जब डैमेज हो जाती है ना, तो उसको नॉर्मल करते हुए बाद में हमें बहुत टाइम लगता है, और समटाइम्स 100% नॉर्मल नहीं हो पाती है एक स्कार्ड स्किन। तो इसलिए प्रोलॉन्ग ना करें। कोई भी डिज़ीज़ अगर प्रोलॉन्ग हो रही है ना, लंबा अरसा ले रही है ठीक होने में, तो ज़रूर दिखाएँ डॉक्टर को। मीन इसको मैक्सिमम 1 वीक तक वेट करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको तो बड़े अरसे तक ये प्रॉब्लम चल रहा होता है और उन्होंने आज तक उसको चेक ही नहीं करवाया होता। जी, एक दफ़ा चेक करा लें। जैसे कि बहुत सारी डिज़ीज़ेज़ क्रॉनिक होती हैं। जैसे एक्ज़िमा है ना, आप हुँ, एक्ज़िमा के पेशेंट हैं। ऐसे ही जैसे डायबिटीज़ है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना, शुगर है आपको, तो आपको उसकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। हुँ, इस तरह स्किन के बहुत सारे क्रॉनिक डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जो चलती रहती हैं। वो एपिसोड्स में कभी फ्लेयर आता है, कभी सेटल हो जाती हैं। तो डॉक्टर से मिलने का फ़ायदा आपको ये होगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको डिज़ीज़ की बिहेवियर के बारे में बता देगा कि जब आपको फ्लेयर आएगा तो ये करना है, जब सेटल हो जाएगी तो फिर हुँ। आप दवाइयाँ छोड़ देंगे। तो एक दफ़ा आपको एक पूरी तरह से अपनी डिज़ीज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि मैंने इसको ट्रीट कैसे करना है। तो फिर बार-बार आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, ये वैसे कॉन्टेजियस होती हैं चीज़ें ये? अगर इसको आप इग्नोर करते रहें, क्या ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं? कोई लाइफ़ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं? जी, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इन्फेक्शंस हैं जो कि बड़े कंटेजियस होते हैं। जैसे इसमें से एक बहुत कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं, स्केबीज़ है। स्केबीज़ ख़ारिश की एक बीमारी है जो कि कंटेजियस डिज़ीज़ है, हाइली कंटेजियस डिज़ीज़ है। घर में एक फ़र्द को होती है और वहाँ से फैलते-फैलते पूरा घर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और ये इसकी जो माइट होती है ना स्केबीज़ की, ख़ारिश की, वो रहती है। वो आपके कपड़ों में चली जाएगी, आपके मैट्रेसेस में चली जाएगी, बेडशीट्स में चली जाएगी, तो उसको घर से निकालना एक बहुत मुश्किल काम है। कैसे पता चलता है आपको ये हो गया? क्या सिम्पटम क्या होते हैं? सिम्पटम्स ये होते हैं कि आपको ख़ारिश होती है, पूरे जिस्म पे ख़ारिश होती है, और ख़ास तौर पे रात को ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है, इंटीमेट एरियाज़ में ख़ारिश होगी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि साथ वाले लोग जो एक कमरे में रह रहे थे, वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं, और फिर बेइंतहा ख़ारिश होती है कि आप स्क्रैच कर के अपनी स्किन से खून भी निकाल लेते हैं। तो इसका साइकिल ब्रेक करना और माइट को घर से निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इस सूरत में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, उसका प्रॉपर इलाज कराएँ। तो कुछ चीज़ें कंटेजियस हैं, लेकिन स्किन की बहुत सारी डिजीज़ेज़ कंटेजियस नहीं होती हैं। तो इसलिए डर्मेटोलॉजी से मिलना ज़रूरी है, ताकि आप देख लें कि ये दूसरे को लगने वाली बीमारी है या नहीं है। अभी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो कंटेजियस नहीं है, जैसे सोराइसिस उनमें से एक है, या एक्ज़िमा उनमें से एक है, और स्किन की हालत बुरी होती है। लेकिन क्या होता है कि घर वाले पास भी नहीं बैठ रहे होते कि ये मुझे हो जाएगी। अब हुँ। डॉक्टर आपको बता देगा कि ये कंटेजियस नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं लगेगी, आप प्लीज़ इसका ख़्याल रखें, इसकी स्किन का ख़्याल रखें। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही कोई भी स्किन कंडीशन स्टार्ट हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को या स्किन स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलें, ताकि वो एक दफ़ा आपको समझा दें। ठीक है, कुछ क्योंकि कुछ ऐसी होती हैं मिसकंसेप्शंस होती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको इतना पता नहीं होता, आपको कंसर्न करना ज़रूरी होता है ताकि आप उसको ठीक तरह से डील कर सकें। अच्छा, ये बताएँ कि हम बात करते हैं जब अच्छी स्किन के हवाले से, हम कहें यार इस बंदे की बेस्ट स्किन है। आपने शायद ग़ालिबन एक पॉडकास्ट में भी कहा
आपने इसमें मेंशन किया कि अच्छी स्किन वो है जो बेबी स्किन है, बिल्कुल। लेकिन हमें लाइफ टाइम बेबी तो नहीं रहना, हमने वक्त के साथ साथ बड़े भी होना है, एज होनी है, तो ये स्किन कैसे मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, हाउ इज जी, पॉसिबल? बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपको स्किन का ख़्याल रखना है, बिल्कुल बेबी स्किन सारी ज़िंदगी आपकी नहीं रह सकती, लेकिन एक स्टैंडर्ड डिविएशन होती है ना, वो 2.5 के अंदर-अंदर आप रह सकते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ भी। बहुत ज़्यादा आगे पीछे नहीं। बहुत ज़्यादा आगे पीछे अच्छा, नहीं जा कैसे? सकते। अच्छा, उसमें सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने देखिए, हमेशा मैं बताती हूँ कि 2 तरह की एजिंग होती है। एक एक्सटर्नल एजिंग है और एक इंटरनल एजिंग है। ठीक है। इंटरनल एजिंग का ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने एक आपके अंदर एक क्लॉक फिट कर दी है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसमें आपने वक़्त के साथ-साथ बूढ़े होना है, उसको नहीं हम रोक सकते, ठीक है? आपकी जीन्स म्यूटेट होनी है, आपने बुढ़ापे की तरफ जाना है, वो तो एक नेचुरल अमल है। लेकिन कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको वक़्त से पहले बूढ़ा कर सकते हैं। जैसे उनमें से स्मोकिंग एक है, उनमें से सनलाइट एक है। अगर आप बहुत धूप में निकलते हैं, धूप का आपका काम है, ओपन एयर काम है, तो यूवी लाइट आपको करती है, आपके फेस पे रिंकल्स देके आपकी स्किन को बूढ़ा करती है, टैनिंग लेके आती है, रिंकल्स लेके आती है, आपका कोलेजन तोड़ती है। तो यूवी प्रोटेक्शन का तरीका क्या है? आप फिजिकल प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, लाइक आपने पी कैप पहनी हो या अम्ब्रेला हो या फुल क्लोथ्स पहने हो, तो ये एक फिजिकल प्रोटेक्शन हो गई। या आप फेस पे सनस्क्रीन लगा सकते हैं जिससे आप अपने एक्सटर्नल एजिंग को रोक सकते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ना, उनको हम कट डाउन कर सकते हैं सनस्क्रीन लगा के, अपना फिजिकल बैरियर बना के, अपने स्मोकिंग अवॉइड करके और स्किन की एक अच्छा मॉइस्चराइजर से केयर करके आप बिल्कुल अपनी कोलेजन को टूटने से रोक सकते हैं और नया कोलेजन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने मुझे बताया कि बेसिक आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अच्छी स्किन के लिए। मैं भी डिटेल में जाता हूँ और पूछता हूँ कि फर्दर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन चलिए मैं आपसे अगर एग्जांपल मांगता हूँ, डॉक्टर कंजा के मुताबिक बेस्ट स्किन, चलिए हम किसी कंट्री की बात कर लेते हैं, किसको आप समझती हैं कि यार ये इस कंट्री के लोग हैं, उनकी स्किन बहुत अच्छी है, एज अ हम रोल मॉडल अगर देख लें स्किन को? मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तानियों की स्किन सबसे अच्छी स्किन है। पाकिस्तानियों की? पाकिस्तानियों की स्किन सबसे अच्छी स्किन है और मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। अच्छा, कैसे? अच्छा, अब देखिए, हम जब स्किन पढ़ते हैं ना, तो स्किन की 5 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है? 5 डिफरेंट टाइप्स में क्या होता है कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का मतलब ये है बहुत गोरे लोग, इतने गोरे लोग के जिनमें मेलानिन है ही नहीं, ब्राउन पिगमेंट है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गोरे होते हैं, ब्लू आइज होती हैं, बालों का भी कोई रंग नहीं होता, ब्लॉन्डीज, ठीक है? ये वो लोग हैं जो कि धूप में ऐसे निकलेंगे ना तो जल जाएंगे, बर्न हो जाएगी उनकी स्किन, ठीक है? अब उसके बाद आती है टाइप 2। टाइप 2 जो होती है उसमें थोड़ा-सा रंग होता है, हल्का-सा। उनकी ब्राउन आइज़ होंगी, गोरे वो भी बहुत होंगे और थोड़े से ज़्यादा डार्क ब्राउन बाल होंगे। फिर आ जाती है स्किन टाइप 3। 3 जो है वो समझते हैं कि अब हम ना थोड़ा-सा डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जब हम 4-5 टाइप पे जाते हैं ना, तो वो बिल्कुल ब्लैक पीपल होते हैं, ठीक है? अब जो हम हैं ना, हम बिल्कुल दरमियान में हैं। हमारी ज़्यादातर पाकिस्तानियों की स्किन है 3, 4, 5, इन बल्कि हम 4 और 3 में ज़्यादा फ़ॉल करते हैं। तो जो बहुत गोरे लोग होते हैं वो तो जल जाते हैं, सूरज में जाते हैं जल जाते हैं। एजिंग बहुत जल्दी आती है क्योंकि उनके ऊपर सन बहुत इफेक्ट करता है। रिंकलिंग बहुत जल्दी आती है। आप देखेंगे गोरों को कि वो 30s क्रॉस करते नहीं हैं और रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। डॉट डॉट्स भी उनकी स्किन के ऊपर एक आ बहुत जाते हैं। फ्रैकलिंग भी आती है क्योंकि पिगमेंटेशन इंड्यूस हो जाती है। अच्छा, अब जो बहुत ज़्यादा ब्लैक लोग हैं उनकी भी अब वो भी खूबसूरती थोड़ी सी मांद हो जाती है। हम जो लोग हैं पाकिस्तानी, या आप इटालियन लोगों को देख लें जो थोड़े ब्राउन या गंदमी रंग के हैं, उनकी स्किन सबसे अच्छी स्किन है क्योंकि ना तो वो स्किन से उनकी जल नहीं सकती स्किन, सूरज में जाएंगे यूवी रेज इतना इफेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि मेलानिन है। मेलानिन एक नेचुरल सन ब्लॉक है, वो आपको एजिंग नहीं आने देगा, वो आपको बूढ़ा नहीं करेगा। दूसरा, आपको कोई बर्निंग वगैरह नहीं होगी, ठीक है? तीसरा, आपकी मेलानिन आपको रिंकलिंग से बचा रहा है। आप देखेंगे कि हमारे 60-60 साल के भी मर्द हजरात होते हैं, एक रिंकल नहीं होता कहीं पे। लेकिन आप गोरों को देखेंगे तो वो 30s के बाद ही रिंकलिंग का शिकार हो जाते हैं, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो ऐसी स्किन जिसमें हल्का सा ब्राउन पिगमेंट हो वो बेस्ट स्किन है, उसमें ना रिंकलिंग आएगी ना यानी कि आपने ये बुढ़ापा सारा आएगा। क्रेडिट और आपने ये जो है वो आपने पाकिस्तानियों के सर पे जा दिया। पाकिस्तानी बस खुश हो जाएं कि चलिए। आपकी स्किन अल्लाह ने सबसे अच्छी स्किन बनाई है। चलिए, ये तो प्लस पॉइंट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अच्छी स्किन के लिए डॉक्टर साहिबा क्या मैटर करता है? जो जिसको हम कहते हैं खूबसूरत स्किन जो कि पाकिस्तानियों की है, मैटर चीज़ क्या करती है? क्या अच्छी डाइट मैटर करती है? हम्म स्लीप मैटर करती है? कोई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो यूज़ करनी चाहिए वो मैटर करती हैं? या एक्सरसाइज बंदा कर ले, एंटी स्ट्रेस बंदा कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करे, क्या चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा? देखिए, बेसिक्स वही रहती हैं।
बेसिक ये कंप्लीट रेसिपी है। बेसिक स्टार्ट होती है आपकी क्लीन डाइट से एंड एक्सरसाइज से। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लॉन्ग टर्म अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, यंग रखने के लिए। बेसिकली स्किन पे वही शो होता है जो आपके इंटरनल सिस्टम्स में होता है। अगर आपके इंटरनल सिस्टम्स हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, तो आपकी स्किन हेल्दी एंड हैप्पी रहती है। और इसका आगाज़ होता है क्लीन ईटिंग से और एक्सरसाइज से। उसके बाद येस, आफ्टर सर्टन एज हमें कुछ एंटी एजिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम स्किन के कोलेजन को टूटने से बचाएं और नया कोलेजन इंड्यूस कर सकें। तो वो भी एक सर्टन एज के बाद वो चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती हैं। लेकिन पहले जो मैंने बताया, पहले 2 चीज़ें क्लीन ईटिंग, एक्सरसाइज एंड प्लस गुड स्किन केयर, ये बहुत अरसे तक आपको ऐसी सब चीज़ों से बचा के रखती है, एजिंग से या स्किन की डिफरेंट डिजीज़ से। अच्छा, कुछ लोगों को स्टमक इशू होता है, तो स्टमक इशू के बाद उनके चेहरे पे वो नज़र आना शुरू होता है इशू। कहते हैं यार मेरा स्टमक का प्रॉब्लम है इसलिए मेरे चेहरे के ऊपर ये दाने आ रहे हैं, मैदे में गर्मी हो गई है, ये भी होता है? अच्छा, एलोपैथी में तो हम इस चीज़ को नहीं मानते कि स्टमक का कुछ ताल्लुक है एक्नी के साथ। अक्सर पेशेंट्स मुझे भी आके कहते हैं कि हमें एक्नी हो रही है क्योंकि मेरा मैदा ख़राब है। लेकिन मैं मानती हूँ कि मैं डिफरेंट नॉलेजेस पे और डिफरेंट लैटरल विजन्स पे बिलीव करती हूँ। और मुझे मेरा मानना है कि अगर आपकी मैदे में सोजन होगी या आपके इंटेस्टाइन्स या इंटरनल सिस्टम्स में इन्फ्लेमेशन है, तो वो स्किन पे शो होती है। तो इसका कुछ इनडायरेक्ट ताल्लुक हो सकता है कि अगर आपके सिस्टम्स इन्फ्लेम्ड हैं तो आपकी स्किन पे भी शायद एक्नी या किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन आ सकती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहिबा वो ये कि डॉक्टर्स पे तो लोग एतबार करते हैं, डॉक्टर जो कह रहा है वो सुनते भी हैं, उसकी बात फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज़ अब चल रही है, हम्म। वो ये चल रही है कि डॉक्टर से ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी उस बारे में कोई एजुकेशन है या नहीं है डज़न्ट मैटर। अगर उन्होंने एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो क्लिप के अंदर उन्होंने उस कंटेंट के अंदर उन्होंने बता दिया कि आप ये चीज़ें यूज़ करें, ऐसे से आपने करना है, तो आप जो है वो फर्स्ट क्लास हो जाएँगे। और उसके बाद उसके पीछे लगी पूरी आवाम वो फॉलो करने के लिए। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये किस हद तक जो है काम ख़राब कर देते हैं? ये बहुत हद तक काम ख़राब करते हैं। ये नीम हकीम ख़तरा जान है, ये बात आप लिख के रख लें। मेरे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं और मैं आपको बताऊँ मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। कुछ एक प्रोसीजर करके दिखाया, मिलियंस ऑफ व्यूज़ लिए, उसके बाद हो गई स्किन ख़राब। फिर आगे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कि अब हमारी स्किन ठीक करें। इन्फ्लुएंसर्स आपके पास आते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो फॉर एग्जांपल आजकल एक प्रोसीजर है डर्मा प्लानिंग, उसको कहते हैं। डर्मा प्लानिंग का ये मतलब है कि आप एक रेज़र लेते हैं और उससे पूरा फेस शेव कर लेते हैं गर्ल्स, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपको जो फाइन बाल होते हैं ना, पीच फज आया होता है, वो सारा रिमूव हो जाता है, सुपरफिशियल डेड लेयर भी रिमूव हो जाती है, तो एकदम से बड़ी स्किन फ्रेश लगती है। लेकिन उससे क्या होता है कि आपके जो बाल बारीक बाल होते हैं ना, उनकी नोक कट जाती है, तो नेक्स्ट जो बाल आएगा ना उसकी ग्रोथ होगी तो वो मोटा दिखेगा, ठीक है। उसकी अपेरेंस मोटी हो जाती है, तो मोटे बाल लगना शुरू हो जाते हैं। तो एक ऐसी ही बड़ी मशहूर इन्फ्लुएंसर थी, वो मेरे पास आई और उन्होंने डर्मा प्लानिंग की, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब बाल मोटे हो गए और अब उनको हेयर रिमूवल लेज़र की ज़रूरत थी, तो हमने हेयर रिमूवल लेज़र किया और बाल ख़त्म हो गए और वो शी वॉज़ हैप्पी। लेकिन मेरा उनसे यही सवाल था कि क्या वापस जाके आपने बताया कि ये जो मैंने प्रोसीजर किया था इससे बाल मोटा नज़र आता है और इसके बाद आपको हेयर रिमूवल लेज़र की ज़रूरत पड़ सकती है, तो अब कितने ही मिलियंस ऑफ गर्ल्स के फेस पे हेयर मोटे हो गए होंगे। हुँ। तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपकी। आपको ये देखना चाहिए कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और अगर कुछ गलत हो भी गया है तो उसको रेक्टिफाई करें, जाके उसको करेक्ट करें कि भाई ये गलती हो गई थी, आप अब देख के करिएगा। लेकिन ये इस तरह से अभी ट्रेंड्स नहीं आए कि हम गलतियां अगर अच्छा, ऑनलाइन जितने करें। लोग उनके जितने फॉलोअर्स होंगे, जितने लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, उन सब ने वो प्रैक्टिस किया होगा। अब उनकी प्रैक्टिस के बाद वो सब जो उसकी वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, उनको उसका नहीं पता अब क्या हल होगा। ये नहीं तो पता। उन्होंने अपना तो ढूँढ लिया, लेकिन और उन्होंने उनकी उसके एक्सेस बाद भी नहीं होगी एक ना। काउंटर वीडियो उन्होंने जारी नहीं की। नहीं की। तो मैं एक्चुअली खाली ये सबसे सबसे गलत काम ये है। और इन्फ्लुएंसर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो उस वक़्त तो टेम्परेरी तौर पे तो पैसे के लिए वो काम कर लेते हैं, ठीक है? उनको अच्छा उस पे किसी ने पे किया, किसी ब्रांड ने, और उन्होंने वो काम कर दिया। उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या हैं, उसके ऊपर वो मैटर नहीं करता। ये इस वक़्त सबसे ज़्यादा वाक़ई में आपने जो स्टार्ट में बात की है, वो वाक़ई मैटर करती है। अच्छा, चलिए हम अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं कुछ डाइट के हवाले से। जी। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनका इस वक़्त माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि हमें डाइट प्लान क्या हमें फ़ॉलो करना चाहिए अच्छी स्किन के लिए, खूबसूरत स्किन के लिए आपके मुताबिक क्या डाइट होनी चाहिए? जी, बिल्कुल। देखें, जो हमारे पोर्शंस हैं ना, जो सेलेक्टेड पोर्शन है कि 60% आपके कार्ब्स होंगे, 35% आपकी प्रोटीन्स होंगी, 20-25% आपकी फ़ैट्स होंगी, ये बड़े प्रोपोर्शनेट हैं।
लेकिन क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा कार्ब्स ले लेते हैं या फाइन कार्ब्स ज़्यादा ले लेते हैं। जो चीज़ स्किन के लिए ज़हर है ना, वो फाइन कार्ब है। फाइन कार्ब का ये मतलब है कि आप बेकरी आइटम्स, रिफाइंड शुगर्स या प्रोसेस्ड फूड या कैन फूड जो भी आप लेते हैं, बना बनाया फूड जो आप खाते हैं, उसमें फाइन कार्ब्स और ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये दोनों चीज़ें स्किन के लिए नहीं, सिर्फ आपके इंटरनल सिस्टम्स के लिए भी ज़हर है। तो इसलिए घर का बना हुआ खाना जिसमें होल कार्ब्स हों, होल कार्ब्स का ये मतलब है कि आप जैसे चॉकर वाला आटा यूज़ करेंगे या आप ब्राउन ब्रेड यूज़ करेंगे या आप किसी भी फॉर्म में ओट मील जिसमें वो सारा चीज़ें फाइबर एडेड होगा, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फिर आपका कोलेजन कोलेजन का आप इनटेक कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ बोन ब्रॉथ। बोन ब्रॉथ एक बहुत अच्छा कोलेजन का सोर्स है और इसको अगर आप लेंगे तो आपको कोई भी कोलेजन पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोलेजन की टैबलेट्स खाने की या शॉट्स लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह की विटामिन सी अब बहुत ज़रूरी है किसी भी फॉर्म में। आप लेमन ले सकते हैं, कैरेट्स आ रही हैं, सिट्रस फ्रूट आ रहे हैं, जैसे ऑरेंजेस का अभी सीज़न आ रहा है, तो ये रिच इन विटामिन सी हैं। तो विटामिन सी कंज्यूम करने से आपका कोलेजन ज़्यादा बिल्ड होता है, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल रखेंगे तो स्किन लॉन्ग टर्म अच्छी रह सकती ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली विटामिन सी के हवाले से तो कहा जाता है कि जी विटामिन सी मैक्सिमम खाएं, आजकल तो सीज़न भी आ रहा है, उसमें ऑरेंजेस होंगे, बड़ी चीज़ें है। होंगी, जी, बिल्कुल। तो वो वाकई मैटर करती हैं अच्छी बिल्कुल मैटर स्किन के करती लिए। है, बिल्कुल। ठीक है, राइट। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि पानी कितना पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बहुत सारा पानी पियो, उससे स्किन साफ होती है। हुँ। कुछ लोग तो चक्कर में, मैं पर्सनली जानता हूँ, वो तो 15-15 ग्लास पानी भी पी लेते हैं, हुँ, हुँ। 16 ग्लास 15 ग्लास इस तरह पानी पीते हैं वो। तो ठीक कितना है। पीना चाहिए पानी? देखिए, हमेशा एतदाल का रास्ता सबसे अच्छा रास्ता होता है, मॉडरेशन, ठीक है? आप कोई भी चीज़ के एक्सट्रीम पे जाएँगे ना, तो उसके फिर साइड इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो मॉडरेशन क्या कहती है कि आप 2 टू 3 लीटर्स पानी पिएँगे। 3 लीटर से ऊपर अगर आप पानी पिएँगे ना, तो वो बस एक्सक्रीट होगा, वो कहीं आपके इंटरनल सिस्टम्स तक पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि हाइपोऑस्मोलर हो जाता है ना इंटरनल एनवायरनमेंट। पानी कब एब्ज़ॉर्ब होता है? हमने हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जहाँ पे नमक ज़्यादा होता है और पानी की कमी होती है, तो पानी ऑस्मोसिस से वहाँ चला जाता है। अगर आप इतने लीटर्स पानी पी रहे हैं, तो आप वो एब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पाती आपकी बॉडी, वो सिर्फ़ एक्सक्रीट होता है, डायरेक्ट बाहर निकल जाता है। तो इसलिए 3 लीटर्स इज़ इनफ, इससे ज़्यादा साइंस तो नहीं मानती कि आप इससे ज़्यादा पानी पिएँ। मतलब वो जो मशवरे लोग दे रहे हैं, उनको ज़रा समझना चाहिए कि इससे वो पर चक्कर नहीं है कि हाँ, आप ढेर सारा पानी पी लो तो स्किन भी ढेर सारी अच्छी हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, वो मैंने देखा कुछ ना ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उन्होंने ना वो आँखों पे ऐसे खीरे रखे होते हैं और ऐसे आँखें बंद की होती हैं। ये आँखों पे खीरे रखने से क्या होता है? स्किन का कुछ होता है, क्या होता है इससे? अच्छा, खीरों में कुछ है, कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को अच्छा करते हैं, लेकिन वो उनकी जो क्वांटिटी है ना, वो बहुत माइन्यूट है। हुँ। बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं कि वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन येस, एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी आपने सुना। रखने से हाँ, कि खाने से? खाने से तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन रखने में भी उनके अंदर ना कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैं कहूँ हल्का-सा ब्लीचिंग एजेंट होता है उसमें, हल्का-सा, अच्छा। और हाइड्रेशन होती है, ठीक है? तो अच्छा है, लेकिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मीन्स मोस्ट प्रो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर एंड कुछ ना कुछ प्लेसिबो है। प्लेसिबो आई डोंट नो कि आप प्लेसिबो पे प्लेसिबो एक इफ़ेक्ट होता है कि आप दिमाग में बस सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से, और वो वाक़ई हो जाता है। अच्छा। आपका ब्रेन जो है वो सारे नहीं, ऑर्डर्स मैं पास बहुत कर कुछ सोचता हूँ, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। ख़वातीन ज़्यादा अच्छा सोचती हैं मेरे ख़्याल में। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा एक और चीज़ भी आप क्लियर कर दें, क्योंकि अब सीज़न आ गया है विंटर्स का, और विंटर्स के अंदर बहुत सारे हम देखेंगे खाने-पीने के निज़ाम चेंज हो जाते हैं। हुँ, फ़िश का इस्तेमाल बहुत सारे लोग विंटर्स में करते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं हुँ, स्किन के लिए भी अच्छी होती है, बालों के लिए अच्छी होती है फ़िश। मैं इस पे बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि फ़िश के बारे में कन्फ्यूज़न है, वो आप बेहतर बता सकती हैं। कहते हैं जी आपने अगर मछली खाई है ना, हुँ, तो मछली खा के ऊपर अगर आपने दूध पी लिया है, तो आपकी स्किन वो ख़राब हो जाएगी। हुँ, ये हुँ। क्या ये ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा और ना ही हमारी एलोपैथी भी नहीं मानती, हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसा कुछ नहीं कहीं पे भी लिखा हुआ, ना ही हमारा लिटरेचर रिव्यू ऐसा कुछ कहता है कि आप मछली के बाद दूध पी लें, कि दूध के बाद मछली खा लें तो आपको विटिलाइगो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, विटिलाइगो एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ का ये मतलब है कि आपका अपना हिफाज़ती या मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो अपने आपके जो रंग बनाने वाले सेल हैं उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। वो कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है? वो ऐसे ही ट्रिगर हो जाता है बस। और उससे बस विटिलाइगो स्टार्ट हो जाता है। उसका मछली से और दूध से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऑटोइम्यून है। ये ऑटो इम्यून है। अच्छा, तो इसमें को जो कहते हैं कि जो कोई स्पेसिफिक मछली होती है वो खाने से उसके बाद दूध नहीं पीना चाहिए, वो भी गलत है? ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे तो शायद इस पे इतनी लिटरेचर नहीं है, इतनी रिसर्च नहीं हुई कि मैं ख़त्मी तौर पे इस पे कुछ कह सकूँ। लेकिन लेकिन हम आपने स्किन के बारे में ऐसा नहीं देखा? ऐसे नहीं देखा, हमने नहीं देखा। ठीक है।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से। आप साथ-साथ अपनी चाय भी लें प्लीज़। बहुत शुक्रिया। प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो प्रोडक्ट्स कौन-सी यूज़ करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए, एक लंबी डिबेट है, लेकिन मैं चाहूँगा बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल हुँ, बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन जी। बहुत से लोग ख़ास तौर पे मर्द हज़रात तो हुँ, उनको शायद पता भी नहीं है सन ब्लॉक क्या चीज़ होती है। हुँ। ठीक है, मुझे भी अभी रिसेंटली कुछ अरसा पहले पता चला कि सन ब्लॉक भी लगानी चाहिए। लगानी चाहिए सन ब्लॉक कि नहीं लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए? जी, सनब्लॉक जैसे अभी हम पहले ही बात कर रहे थे कि जो एक्सटर्नल आपकी एजिंग है वो आपकी यूवी रेस से होती है, सन की रेस से होती है और उसमें सिर्फ सन रेस नहीं, आपके पोल्यूशन भी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं बहुत सारे, लाइट्स? लाइट्स भी हैं। ये जो आपकी यूवी लाइट्स हैं यहाँ पे स्टूडियोज़ में जो लगी हुई हैं, ये भी यूवी लाइट्स हैं, ये भी आपको रिंकलिंग देती हैं, ये ये भी अभी जो आपको लाइट मेरे पे आ रही है, मुझे कर रही ये है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, बिल्कुल। यहाँ पे भी आपने सन ब्लॉक लगा के बैठना है, सिर्फ़ यहाँ पे अच्छा। नहीं, आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल्स, अगर आपने ब्लू फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, तो उसमें से भी वही यूवी लाइट निकल रही है जो आपको बूढ़ा करती है। आजकल बहुत कॉमनली मैं क्लिनिक में देख रही हूँ टेक नेक, टेक नेक का मतलब है 25-25 साल के बच्चे हैं और यहाँ पे नेक लाइन्स आ रही हैं, जो कि जाके 50 साल में या 40 के बाद आती थी। तो हुँ। टेक नेक क्या है कि आप हर वक़्त ऐसे करके फ़ोन देखते रहते हैं और यहाँ पे लाइन्स और रिंकलिंग बन जाती है और वो परमानेंट होती है, उसका कोई ख़ास इलाज नहीं होता। हम उसको हुँ। थोड़ा-सा सॉफ्ट कर सकते हैं लाइन्स को, लेकिन उनको परमानेंटली ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सारी जो रेज़ निकलती हैं ना, ये आपको बूढ़ा करती हैं, हुँ। आपके कोलेजन को तोड़ती हैं। तो यहाँ पे सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोगों को सन ब्लॉक केमिकल से प्रॉब्लम है कि जी हुँ। केमिकल्स हैं, हम नहीं लगा सकते, मर्द हज़रात ख़ास तौर पे कुछ भी लगाना पसंद नहीं करते। हुँ। तो फिर फिज़िकल बैरियर्स जैसे अभी मैंने बताया, आप पी कैप पहन लें, शेड्स लगा लें, या अपने जो यूवी फ़िल्टर्स आते हैं अपनी कार की विंडो पे यूवी फ़िल्टर्स लगा लें। ठीक है, आप चेहरे पे कुछ लगाना पसंद नहीं करते, तो आप फिर इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट बनाएँ कि डायरेक्ट एक्सपोज़र ना हो आपका, डायरेक्ट सनलाइट आपके फेस पे ना पड़े। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत कॉमनली मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर विटामिन डी कैसे बनेगा? तो हुँ। विटामिन डी जो है ना, वो बनता है सुबह की धूप में और शाम की धूप में। सुबह-सुबह की जो हल्की-फुल्की धूप होती है और शाम को जब सूरज गरूब होने से पहले की धूप है, विटामिन डी सिर्फ़ उसमें बनता है। जो अच्छा। दोपहर की चिलचिलाती धूप है, उसमें विटामिन डी नहीं बनता। उसमें सिर्फ़ आप बूढ़े होते हैं या काले होते हैं। तो इसलिए दोपहर की धूप से आपने बचना है, किसी भी तरह से, चाहे फ़िज़िकल बैरियर कर लें या सन ब्लॉक लगा लें। विटामिन डी आए ना आए, रंग खराब हो जाए सारा। रंग खराब हो जाएगा। जब स्किन जल जाएगी तो स्किन स्किन ने एक ही चीज़ करनी है ना, या तो विटामिन डी बनाएगी, विटामिन डी आपकी स्किन बनाती है। हुँ। इंटरनली नहीं बनता विटामिन डी। विटामिन डी आपकी स्किन से बनता है। तो हुँ। अगर आप इतनी सख्त धूप में चले गए हैं तो उसने मेलानिन बनाना शुरू कर देना है, मतलब पिगमेंट। तो वो बस टैन पे फ़ोकस कर रही होती है उस वक़्त। तो इसलिए अगर आपने विटामिन डी बना रहे हैं तो या तो सुबह की धूप में आप बैठेंगे, अच्छा बाजुओं का एक्सपोज़र करके, टाँगों का हुँ। एक्सपोज़र करके, या फिर शाम की धूप में बैठेंगे। शाम से जस्ट पहले वाली धूप में आप हुँ। 15-20 मिनट रोज़ाना बैठें, बड़ा अच्छा विटामिन डी बन जाता है। और बैठना चाहिए। बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये लोशन वगैरह भी लगाने चाहिए? पता नहीं किस-किस तरह के नाम अब तो आ चुके हैं। ये कोई हेल्प आउट करते हैं या सिर्फ़ जस्ट ये बातें बनी हुई हैं? अच्छा, देखिए कीप इट एज़ सिंपल एज़ पॉसिबल, क्योंकि अभी हम सोशल मीडिया की वज़ह से ना हम एक ग्लोबल कल्चर बन गया है हमारा। हम कोरिया से देखते हैं कि 25 स्टेप्स रूटीन आ गई, 25 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बंदा जो है वो सुबह भी 25 स्टेप्स स्किन रूटीन करे और फिर रात को भी 25 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन करे। एक तो ये पॉसिबल नहीं है, दूसरा इससे आपकी स्किन हैप्पी नहीं होगी। इससे आप इतने ज़्यादा केमिकल्स लगा रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, कुछ ना कुछ उसको इरिटेट कर जाएगा और फिर आपकी एक्नी हो जाएगी, एक्जिमा हो जाएगा, स्किन ब्रेकआउट्स हो जी। जाएँगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए 2-3 चीज़ें काम करती है आपकी स्किन के लिए। एक सन ब्लॉक होता है, एक मॉइस्चराइज़र होता है। अगर आप 30 प्लस हैं, तो फिर एक रेटिनॉल आ जाता है। ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ भी कहता है ना, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, कोई हुँ। प्रॉब्लम नहीं है उसके ऊपर, ना एक्नी है, ना कोई और स्किन प्रॉब्लम है, तो ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए तो वो फिर हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो डायरेक्टली आपके कोलेजन पे काम करते हैं, कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स स्किन पे लगाने से स्किन इरिटेट लेकिन होती डॉक्टर साहब, ये जो लोशंस होते हैं, ये भी तो केमिकल्स ही होते हैं ना? अगर आप स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, है। तो ये क्या इफ़ेक्ट क्या होता है इनका? ये क्या करते हैं स्किन को जाके? किस तरह से अच्छी स्किन या ऐसे सॉफ्ट स्किन क्यों हो जाती है? इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, लोशंस भी हैं, क्रीम्स भी हैं, आजकल सिरम्स भी हैं। तो हुँ। अब जो क्रीम होती है उसकी बेस होती है पेट्रोलेटम बेस्ड होती है, यानी कि उसमें समझिए पेट्रोलियम जेली ड्राइव्ड एक बेस उसकी बनाई जाती है, जिसकी वजह से उसमें एक सूदिंग, एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होता है। ठीक है। ठीक है। अब इसमें ये बहुत लंबी डिबेट है कि क्रीम्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब लोशन जो होता है, लोशन थोड़ा सा अल्कोहल बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड होता है। हुँ। वो इतना थिक कंसिस्टेंसी का नहीं होता। हुँ। तो ऐसी स्किन जो कि ऑयली स्किन है, उसको हम प्रेफर करते हैं कि आप लोशंस लगाएं
और जो क्रीम्स होती हैं वो ड्राई स्किन के लिए होती हैं, एक्जिमेटस स्किन के लिए होती हैं, जिनकी स्किन इरिटेटेड रहती है। तो वो पेट्रोलेटम बेस क्या करती है, वो एक लेयर लगा देती है। वो क्रीम यूज़ करें। वो क्रीम यूज़ करें, और ऑयली स्किन वाले लोशन यूज़ करें। लेकिन ये है कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। खुद से अब ना इसके करें। खुद से ना करें, डिसाइड कर लें मुझे ये मसला है तो मैं फिर ये स्टार्ट कर ये लेता हूँ। कर हाँ, क्योंकि एक इस बार तरह चेकअप करवा लें। बिल्कुल इस तरह भी बहुत सारा दफ़ा हुआ कि मेरी वीडियो देख के कुछ लोगों ने कुछ स्टार्ट कर दिया और वो उनकी स्किन के लिए नहीं था। तो इसलिए मैं ख्याल है कि जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करें तो एक दफ़ा ज़रूर अपनी स्किन चेक अच्छा, करा ये लें। वही चीज़ है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो खुद से डिसाइड करते हैं मुझे ना ये विटामिन्स खाने चाहिए, मुझे ये मेडिसिन खानी चाहिए, ठीक है, इससे जो है ना मेरी विटामिन्स लेवल बेहतर हो जाएंगे, मुझे आयरन लेना है, मुझे कैल्शियम लेना है, उसकी पता नहीं बॉडी में एक्चुअल नीड है भी कि है नहीं भी है, या नहीं, वो खुद बिल्कुल। से उसको देख के ना सुन सुना के यूज़ कर रहे हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पहले उसको कंसल्ट कर लें और फिर बिल्कुल, आप उसको फॉलो करें। अच्छा, बिल्कुल। जो बहुत ज़्यादा मेकअप का यूज़ करते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं डेली बेसिस पे उनको मेकअप यूज़ करना पड़ता है, जॉब रिक्वायरमेंट है या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे जाना पड़ता है, मेकअप लगाना पड़ता है, न्यूज़ एंकर्स हैं, हमें लगाना पड़ता है। मेकअप के बाद क्या उसका प्रोसेस है? कुछ तो कहते हैं जी आप ना फेशियल लाज़मी करवाया करें, जिनको डेली हुँ। मेकअप उनको फेशियल पता नहीं हेल्प करता है कि नहीं करता, ये तो आप बेहतर बता सकती हैं। फिर कहते हैं कोई स्क्रब, पता नहीं क्या वो चीज़ हुँ। करें। तो ये इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या क्या राइट है, क्या रॉन्ग है? ठीक है, अच्छा स्क्रब्स तो थोड़े पुराने हो गए हैं। अब मैं डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे यही बताती हूँ कि स्क्रब्स यूज़ ना करें। स्क्रब्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं और वो जब आप रगड़ते हैं तो आपकी स्किन का बैरियर ब्रीच हो जाता है बिल्कुल, और फिर वहाँ अच्छा, पे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, एक्ने आने के। तो स्क्रब्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, उल्टा किसी भी नुकसान कर रहे हैं आप उल्टा उससे। नुकसान करेंगी। ठीक है। येस, हमें मेकअप को अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस पे, ताकि रात को आपकी स्किन ब्रीथ कर सके, उसको ऑक्सीजन मिल सके, वो हील कर सके, ठीक है? तो उसके लिए डबल क्लेंजिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अब जिनकी जो मेकअप लगाती हैं, जिनकी ऑयली स्किन होती है, तो उन्होंने सबसे पहले टोनर से या माइसेलर वाटर से अपनी स्किन को साफ़ करना है। क्या करना है कि कॉटन पैड पे 2-3 ड्रॉप्स आपने किसी भी टोनर के ले लेने हैं और अच्छे से वाइप करनी है सारी स्किन। तो आपको पता चल जाएगा कि आज क्या-क्या मेरी स्किन पे क्या-क्या लगा था और कितनी डस्ट और कितना, आपको उससे बड़ा आइडिया हो जाता है कि इतना कुछ होता है स्किन के ऊपर बाय द एंड ऑफ द डे। एक उससे आप क्लेंज़ कर लें अपनी स्किन, और उसके बाद आपको एक क्लेंज़र चाहिए, फेस वॉश, राइट? उसके बाद अपने फेस वॉश से धो लें तो आपकी स्किन क्लेंस्ड है बिल्कुल। जिनकी बहुत ड्राई स्किन है तो उनको हम कहते हैं कि आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर्स यूज़ करें, टोनर यूज़ ना करें, वो थोड़े से हार्श हो जाएंगे आपकी स्किन पे। तो उनको हम कहते हैं कि आप कोई भी क्रीम, कोई भी ऑयल या लोशन लेके पहले उसको अच्छे से मसाज करके तो फिर वाइप करें, तो वो ईजिली रिमूव भी हो जाएगा और स्किन इरिटेट भी नहीं होगी। उसके बाद अगेन अपने क्लेंजर से फेस वॉश करें। तो ये डबल क्लेंजिंग काफ़ी है आपके मेकअप को रिमूव करने के लिए। लेकिन येस, समटाइम्स ये होता है कि जब आप डेली मेकअप कर रहे होते हैं तो आपके डीप पोर्स में बेस चली जाती है, फाउंडेशन चली जाती है। तो उसमें हाइड्रा फेशियल एक ऐसी चीज़ है जो सक्शन के थ्रू आपके पोर्स को क्लेंस करता है। तो एक अच्छी चीज़ है, अगर आपकी एक्सेस है हाइड्रा फेशियल तक, तो हाइड्रा फेशियल महीने में 1 दफ़ा लेने से आपकी स्किन डीप क्लेंस हो जाती है। कुछ लोग फेस वॉश की बजाय डायरेक्ट सोप ही यूज़ करते हैं, स्किन पे डायरेक्ट सोप से धो लिया, फेस वॉश कर लिया। तो ये जो आप बता रही हैं ये इसका राइट प्रोसेस है। अच्छा, एक टर्म मैंने भी सुनी हुई है, आपको बेहतर पता होगी, और बहुत सारी ख़वातीन जो देख रही हैं, हम सुनते रहते हैं, कोई पेडिक्योर होता है, कोई मैनीक्योर होता है। ये तो हम चेहरे के अलावा बात कर रहे हैं ना, ये भी सही होते हैं, कराने चाहिए, इससे क्या होता है? अच्छा, मुझे मैनी-पेरी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। अगर अच्छा, मैं सैलून में किसी चीज़ के लिए जाती हूँ ना, तो वो मैनी-पेरी है। लेकिन अच्छा, 2 चीज़ों का इसमें ये बहुत पाँव के लिए, पैरों के लिए होता है? हाँ, मैनी हो गया अब हाथों का और अच्छा, पेडी हो गया पाँव का। ठीक है। मैनीक्योर एंड पेडीक्योर, हुँ, ठीक है? तो लेकिन 2 चीज़ें जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और मैंने अक्सर इससे प्रॉब्लम्स होते हुए देखी हैं। एक चीज़, अपने क्यूटिकल्स रिमूव ना कराएँ प्लीज़। ये नाखूनों के साथ-साथ ना एक एक्स्ट्रा स्किन आई होती है, जिसको हुँ, बड़ा शौक होता है सैलून वालों को इसको कट करने का। वो एक बारीक सी हुँ, कैंची लेते हैं और उसको कट कर देते हैं। हुँ, उससे क्या होता है कि ये अल्लाह ताला ने एक हिफाज़ती लेयर बनाई हुई है आपकी, कि आपके नाखून के अंदर पानी ना जाए। तो जब आप पानी वाला काम करते हैं, बर्तन या कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर आपके पानी नहीं जाने देती, जिसकी वजह से आपके नाखून और उँगलियाँ बची रहती हैं। हुँ, अब जब वो क्यूटिकल कट हो जाती है ना, तो बड़ी एक्सेस मिल जाती है पानी को, केमिकल्स को अंदर तक जाने की। उससे क्या होता है कि आपकी ये वाले नकल्स जो है ना, वो इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाते हैं और सूजन हो जाती है और क्रॉनिकली आप दर्द में रहते हो। एक तो क्यूटिकल्स कट नहीं कराने, दूसरा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके ऊपर लग रहे हैं ना, वो स्टरलाइज्ड होने चाहिए, प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड होने चाहिए। इन 2 चीज़ों का अगर ख़्याल रखा जाए तो मैनीक्योर एंड पेडिक्योर एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। ठीक है। इसमें आपने एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई है, शायद कि बहुत से लोगों को ना जी। पता हो।
ये ज़रूरी है करवानी। अच्छा ये हेयर स्प्रे की अगर मैं बात करूँ कि हम भी बहुत ज़्यादा लड़के भी यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा हेयर हुँ, स्प्रे, क्रीम्स वगैरह। ये भी स्किन के लिए डैमेजिंग होता है क्योंकि जो आपके बालों के सर की स्किन है, वो हुँ। उसका इम्पैक्ट इस पे होता है हेयर स्प्रे का या इट्स फाइन? जी, हेयर स्प्रे में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और ये आपके क्यूटिकल्स को भी डैमेज करते हैं। एक हेयर के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, बालों के अराउंड। एक समझें कि एक प्लास्टिक की शीट अल्लाह ताला ने लगाई है, प्लास्टिक तो नहीं, प्रोटीन ही होता है वो। लेकिन अगर आप बार-बार केमिकल्स लगाते हैं, बार-बार हीट अप करते हैं अपने बाल को, तो वो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। जो प्रोटेक्टिव लेयर के बॉन्ड्स होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता या तो बालों की ब्रेकेज शुरू हो जाती है दरमियान से, बाल आधा-आधा टूट के गिरना शुरू हो जाएगा। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी स्कैल्प पे उसकी इरिटेशन की वज़ह से डैंड्रफ हो जाए, इरिटेशन हो जाए, एक्ज़ेमा स्टार्ट हो जाए। तो येस, केमिकल्स किसी न किसी हद तक आपके बालों को और स्कैल्प स्किन को डैमेज कर रहे होते हैं। लेकिन वो एक टॉलरेंस होती है ना, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, जब उससे ऊपर बात निकल जाती है, फिर आपको प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा मैं चाहूँगा एक और चीज़ भी आप बता दें बेहतर वो ये है कि शावर लेना है। शावर हाँ। लेने के लिए हॉट वाटर स्किन के लिए अच्छा है या कोल्ड वाटर? अच्छा, इट डिपेंड्स कि वही कि दिन का कौन-सा हिस्सा है जिसमें आप शावर ले रहे हैं, ठीक है? मॉर्निंग में शावर कहते हैं कि थोड़ा-सा कोल्ड या नीम गर्म पानी से होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि उस वक़्त आपको एक्टिविटी चाहिए, आपने फ्रेश होना है। तो ठंडा पानी जैसे ही लगता है तो आपके तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अच्छा। तो एक तो आप एक्टिव हो जाते हैं। तो सुबह के वक़्त आपका ठंडा या नॉर्मल पानी होना चाहिए। लेकिन अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप बहुत उसको टॉलरेट नहीं कर पाएँगे तो नीम गर्म पानी, बहुत गर्म पानी से शावर ना लें। उससे हुँ। आपके बाल डैमेज होंगे, आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी फॉर द डे। रात को जब आएँ तो चूँकि आप सारा वक़्त की बाहर पोल्यूशन, पोल्यूशन लगी गर्दो-गुबार, तो आपके पोर्स ब्लॉक हुए होते हैं विद पोल्यूशन एंड डस्ट। तो फिर आपको गर्म पानी से थोड़ा-सा गर्म पानी, नीम गर्म से गर्म पानी की तरफ जाना है। हुँ। लेकिन उस वक़्त आप कोशिश ये करें कि बालों को बहुत गर्म पानी से ना धोएँ। बालों की जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं। बालों को हमेशा आप ना नॉर्मल टेम्परेचर से धोएँ, बहुत गर्म लेकिन से नहीं। बहुत गर्म से नहीं। लेकिन ये स्किन को क्लेंज़ करने के लिए आप थोड़ा-सा गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। तो रात को गर्म पानी, एक तो नींद अच्छी आती है, आप मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, पोर्स हुँ। क्लेंज़ हो जाते हैं। तो रात को गर्म पानी, मॉर्निंग में थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पानी। के साथ। यस। अच्छा हम थोड़ी-सी अब ज़रा डॉक्टर साहब अब कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब जो लोग कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्किन के हवाले से, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है वो है डार्क सर्कल्स का। हल्के आँखों के नीचे पड़ जाते हैं और वो इतने हुँ। हल्के होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते हैं। उनको मेकअप से कवर करना पड़ता है या ग्लासेस पहननी पड़ती हैं बहुत सारे लोगों को। इसकी एक तो बताएँ रीज़न क्या होती है, ये हल्के क्यों पड़ते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है? जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ डार्क सर्कल्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है? एक मैं बड़ा अपने मरीज़ों को भी कहती हूँ कि एक आपके ख़ानदानी डार्क सर्कल्स हैं। कुछ लोग जीन्स के साथ मिलते हैं कि उनके हुँ। अब्बा को थे, अम्मा को थे, आंटीज़ को थे, तो उनको मिलेंगे, ठीक है? उनकी ये वाली स्किन जो है वो थोड़ी-सी पतली होगी और थोड़ी-सी डार्क होगी। फिर कुछ डार्क सर्कल्स हैं जो बिल्कुल वाक़ई ही नींद ना पूरी होने की वज़ह से होते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वज़ह से होते हैं या चने पानी कम पीने की वज़ह से भी होते हैं, ठीक है? और फिर एक तीसरे डार्क सर्कल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन थिनिंग की वज़ह से आपकी जो नीचे वैस्कुलेचर है ना, ब्लड वेसल्स, वो नज़र आती हैं, जिसकी वज़ह से एक डार्क शेड आता है, ब्लूइश सी टिंज आती है। तो वो एक उनको हम कहते हैं कि वैस्कुलर डार्क सर्कल्स हैं। फिर एक डार्क सर्कल्स होते हैं कि आपकी अल्लाह ने सॉकेट ही डीप बनाया है, आई सॉकेट डीप है। तो जब भी कोई चीज़ है उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, डीप है एक चीज़, तो वो अंधेरी नज़र आएगी, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि डार्क सर्कल है, कौन-सी टाइप का है। उसकी जब टाइप डिसाइड हो जाती है, फिर उसके ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। तो ये डिफरेंट वजूहात हैं डार्क सर्कल्स के होने की, लेकिन ये बिल्कुल ट्रीटेबल होते हैं और इम्प्रूव किया जा सकता है यहाँ की स्किन को, अंडर आई की स्किन को, और ख़त्म भी हो जाते हैं। अच्छा एक तो ये हम जाएँगे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, जाके उनको हुँ, बताएँगे हमारा उसका कोई सॉल्यूशन बताएँ, कैसे ठीक कर सकते हैं। जी। होम रेमेडीज़ के लिए क्या कर सकते हैं? किस तरह से खुद इसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि ठीक हो जाएँ? उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, होम रेमेडीज़ में ये आप कर सकते हैं कि बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन होती है आपके टी बैग्स के अंदर। तो आजकल हमारी जो लेटेस्ट फ़ॉर्मुलेशंस आ रही हैं ना आई क्रीम्स में, जो डार्क सर्कल्स के लिए बनाई जा रही हैं, उसमें कैफ़ीन होती है। तो कैफ़ीन अगर आप अपने टी बैग्स जो हैं वो रात को आप थोड़ा-सा उसे रेफ्रिजरेट कर दें या फ्रीज़र में रख दें, तो हल्के से सोक हो जाएँगे। आप सुबह जाने से पहले ना, ऑफ़िस जाने से पहले 10-20 मिनट के लिए उनको लगा लें।
तो आप देखेंगे एक तो पफिनेस ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ख़त्म, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है ब्लड वेसल्स, तो आपका वो जो ब्लूइश टिंज होता है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये एक अच्छी होम रेमेडी है। दूसरा आप एक ये कर सकते हैं कि एक जो चम्मच होता है ना, सिल्वर स्पून जो चम्मच होता है, उसको आप फ्रीज़र में रख दें रात को, वो बिल्कुल यख ठंडा हो जाएगा सुबह को। आप उसको भी सुबह लगाएंगे ना 5 मिनट के लिए, तो वही वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये सारा इनडायरेक्टली हम वेजो कंस्ट्रिक्शन ही कर रहे होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो ब्लैकिश ब्लूइश टिंज है ब्लड की वजह से, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की वजह से, उसको थोड़ा सा हम काउंटरैक्ट कर सकें। तो ये एक होम रेमेडी है जो अक्सर लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम करती है अगर उनके वैस्कुलर डार्क सर्कल्स हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ आप क्यूकम्बर्स को, खीरों को आंखों पे ना रखें, उससे कुछ आप नहीं होगा। कैफीन बैग्स को और कैफिन स्पून को बैग्स, भी स्पून, ये एक अच्छी रेमेडी इसको है भी जो रख वाकई सकते हैं। वर्क करती है फॉर पफीनेस एज वेल। अगर आपकी पफी आइज हैं तो आप डीपफ हो जाते हैं एकदम से, तो ये 2 रेमेडीज बड़ा अच्छा काम करती हैं। अच्छा, मैं आपसे वो जानना चाह रहा था एक्ने के हवाले से। जी, ये जी। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, आपने भी बताया कि लोग आते हैं। मुझे बताएं कि ये कुछ लोगों को हमेशा ही चीज़ रहती है और ठीक भी नहीं होती। हुँ। क्या करें उसके लिए वो? ठीक है, एक्ने, जी, एक्ने को हमेशा मैं कहती हूँ कि इसकी एक ड्यूरेशन है, इसकी एक एज है। ये अगर आपको 15 साल में शुरू हुई है तो 25 साल तक इसने रहना है, ठीक है? यू हैव टू मेक योर पीस विद इट। लेकिन आपने क्या करना है कि जब भी फ्लेयर आएगा ना, ये फ्लेयर्स की फॉर्म में आती है कि 1-2 महीने अच्छे गुजर गए या शायद 5-6 महीने अच्छे गुजर गए, फिर एकदम से फ्लेयर आता है। तो आपने उस फ्लेयर को जल्दी पकड़ना है ताकि आपकी स्किन को डैमेज ना कर जाए, स्कार्ड ना कर जाए। तो उस सूरत में अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलें जब भी फ्लेयर आ रहा हो, एकदम से सारी एक्ने आ रही हो, वापस दाने बन रहे हों, तो आपको कुछ कोर्सेज़ करने होते हैं, मेडिसिन्स लगाने वाली भी दी जाती हैं, खाने वाली भी दी जाती हैं, 1-2 महीने में इफ़ेक्टिवली ट्रीट हो जाती है। समटाइम्स 3 टू 4 मंथ्स लगते हैं, लेकिन ये है कि इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फ्लेयर है में हैं, आपको ट्रीट करना है ताकि स्कार ना बने। अगर स्कार बन गया तो फिर हमें मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करने पड़ेंगे, और स्कार्ड स्किन जो है वो 100% नॉर्मल नहीं होती है। कुछ 70, 80, 90% तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को पिंपल्स भी रहते हैं और वो मैं देखा कि जब से वो मैं उनको देख रहा हूँ, लोगों को जानता हूँ मैं पिछले काफ़ी सालों से, उनको रहते ही रहते हैं। वो ठीक जाते है। नहीं हैं। ये कोई प्रॉब्लम होती है? कोई क्या इश्यू होता है? ये ठीक नहीं हो सकता? उनके पिंपल्स हमेशा होते हैं चेहरे के ऊपर दाने, और वो हुँ। बल्कि इतने क्योंकि ना वो वहाँ पे ना वो खड्डे से पड़ जाते हैं चेहरे के ऊपर, इतने ज़्यादा दाने रहते हैं, वो क्या होता है? यही यही मैं कह रही हूँ कि शायद वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो बॉदर नहीं वो करते तो हैं। कहते हैं बहुत से लोगों को दिखाया है, ये ठीक नहीं होता। हुँ, वो कहते हैं ऐसे ही हुँ। रहेगा ये, क्या ट्रीटमेंट नहीं इसका हो सकता? बिल्कुल ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसकी ना बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं होगा, अक्सर लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा ट्रीटमेंट करा लिया ना, तो बस अब कभी नहीं ट्रीटमेंट कराना। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी ट्रीटमेंट कराया ना, हो सकता है 7-8 महीने के बाद दोबारा से फ्लेयर आ जाए, फिर ट्रीटमेंट कराना है। ऐसा नहीं है कि वो एक ट्रीटमेंट आपको 5 साल की गारंटी दे देगा कि अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। ये आएगा एपिसोड्स में, और आपने एवरी टाइम ट्रीटमेंट करना है। ये टॉपिकल क्रीम्स लगानी ही लगानी है। कुछ ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, तो उनकी ऑयली स्किन है, अल्लाह ने ऑयली बनाई है, तो उनके पोर्स ब्लॉक होंगे, उसमें कॉमेडोन्स बनेंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, और फिर कुछ इन्फेक्ट होकर उसमें पिंपल्स बनाएंगे। तो उनको मुसलसल स्किन केयर, अच्छी स्किन केयर चाहिए जिससे ऑयल्स कंट्रोल रहें। तो ये मुसलसल जिद्दोजहद है जो आपको करनी पड़ती है अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए। ठीक है, चूँकि प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, मैं चाह रहा हूँ डिस्कस कर लें हम। मैं आपसे कोई पूछता हूँ, उसके बाद फिर कुछ मैं चाहूँगा प्रोसीजर के ऊपर हम आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि हेयर लॉस का ट्रीटमेंट, स्किन का इसमें रोल होता है? मतलब स्किन को ट्रीट किया जाए तो हेयर लॉस उससे रुक सकता है, या क्या चक्कर होता है हेयर लॉस का? जी, जी, बिल्कुल। जब भी हेयर लॉस स्टार्ट होता है तो वो स्कैल्प की स्किन से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो स्कैल्प की स्किन के ऊपर, सर की स्किन के ऊपर लगे हुए हैं ना जी। हेयर फॉलिकल्स। तो वहाँ पे जब भी कोई मसले मसाइल शुरू होते हैं तो हेयर फॉल होता है। तो हम जो भी ट्रीटमेंट्स करते हैं वो स्कैल्प के ऊपर या हेयर फॉलिकल्स की रूट्स के ऊपर होते हैं। जैसे आपने बहुत सुना होगा पीआरपी है, प्लेटलेट रिच हुँ। प्लाज़्मा, डिफरेंट इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या फिर हम करते हैं एक्सोसोम्स, आजकल एक्सोसोम्स आए हुए हैं जो किसी और के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होती हैं, वो लगाने से बाल उगाते हैं। फिर लेज़र थेरेपीज़ होती हैं डिफरेंट, वो भी स्किन के ऊपर ही की जाती हैं, जिससे बालों को स्टिमुलेट किया जाता है। तो एक तो हेयर फॉल के बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहले कॉज़ जाननी होती है कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। जब हमें कॉज़ मिल जाती है तो उस कॉज़ के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये जो आपने ज़िक्र किया पीआरपी का, ये हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, ये रिकमेंडेड चीज़ है कि नहीं करवाना चाहिए? जी, बिल्कुल रिकमेंडेड चीज़ है। इन सेफ हैंड्स और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो अपने स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे कराएँगे तो बिल्कुल रिकमेंडेड चीज़ है और सेफ चीज़ है और वर्क भी करता है।
तो ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं। जैसे अगर हम बात करें ना मर्दाना गंजपन की, या जिसको हम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, जो स्टार्ट होता है आपकी फ्रंटल रिसेशन के साथ, यहाँ से बाल साइड कॉर्नर्स पीछे जाना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे एक चांद बनना शुरू हो जाता है, तो ये मर्दाना गंजपन है। अब जो मर्दाना गंजपन या पैटर्न हेयर लॉस है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। इसने आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल गिराने और आपको गंजे करना है। तो हमारी इसके साथ ये जंग होती है कि हम इसी स्टेज पे, जिस स्टेज पे पेशेंट हमारे पास आए, इस पे इसको रोक लें, ठीक है। ये रोक सकते हैं। रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। सबसे पहले हम टॉपिकल स्प्रेज लगाने के लिए देते हैं। मिनॉक्सिडिल का नाम आपने बहुत सुना होगा, 5% मिनॉक्सिडिल हम देते हैं। उससे ही 2-3 महीने में आपके बाल गिरने रुक जाते हैं और 3 to 6 मंथ्स में बाल नए भी उगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि चूंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, तो जहाँ पे आप डिसकंटिन्यू करोगे स्प्रे को, वहाँ पे जो उसने बाल उगाए हुए थे ना, वो गिर जाएंगे। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक ट्रीटमेंट इसके लिए शुरू करोगे तो वो रहेगा। ये ऐसी है जैसे डायबिटीज़ की गोलियां आप रोज़ाना खाते हो या इंसुलिन रोज़ाना लगाते हो, इसी तरह हेयर लॉस की भी जो चीज़ आपने शुरू की है वो रहेगी आपके साथ। फिर जहाँ पे हमारी स्प्रेज काम करना बंद कर देती हैं या खाने वाली दवाइयाँ काम करना बंद, फिर हम कहते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे आप आ जाएं, PRPs लेना शुरू कर दें। PRPs काम नहीं करे तो एक्सोसोम्स पे आ जाएं। अब जब कुछ काम नहीं कर रहा और बाल सारे गिर गए हैं और बिल्कुल सफ़ेद स्किन निकल आई है नीचे से, और उसके अंदर कोई भी एक वायबल फॉलिकल्स नहीं है, तो फिर हमें अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। तो ये एक स्टेप वाइज प्रोसीजर, स्टेप वाइज चल रहा होता है। लेकिन क्या ऐसा होता है जिस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें, बहुत सारी चीज़ें आप करें तो आप उससे निकल सकते हैं। तो क्या इससे भी निकल सकते हैं? अगर किसी के बाल झड़े हैं, बहुत उसका हेयर फॉल हो रहा है और वो किसी ट्रीटमेंट पे चला गया है, उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करे, वो उसको रिकवर भी कर सकता है उस चीज़ को नेचुरली? अच्छा देखिए, रूट कॉज जाननी चाहिए। अब डायबिटीज़ की तो रूट कॉज ये है ना कि आप फाइन कार्ब्स ले रहे हो या आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे तो डायबिटीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके जो बाल गिरा रहे हैं ना, वो आपके मेल हार्मोन्स हैं। मेल हार्मोन्स को तो आप बॉडी से नहीं निकाल सकते ना, मेल हार्मोन्स आपके बाल गिराते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया और ये पीछे वाला इनहेरिटेड भी इसमें होता है रोल? इनहेरिटेड भी है, लेकिन समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये देखते हैं कि लोग आते हैं, वो कहते हैं मेरे दादा के बाल नहीं गिरे, मेरे बाबा के बाल नहीं गिरे, और मैं अब 16 साल की उम्र में मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज जेनेटिक, समटाइम्स इट इज़ इडियोपैथिक और मल्टीफैक्टोरियल। ये आपके मेल हार्मोन्स हैं जो यहाँ से बाल गिराते हैं, तो उनको नहीं हम निकाल सकते आपकी बॉडी से, उन्होंने तो अपना काम करना है। तो इसे हम कुछ टॉपिकल मेडिकेशन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उसकी स्टेप वाइज अप्रोच होती है, जो स्टेज होती है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में एक और इशू भी लोगों को होता है ब्लैकहेड्स का, जी फेस पे हैं, ये क्यों होते हैं और क्या इसको भी कोई ट्रीटमेंट होता है कि खुद से इसको ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ब्लैक हेड्स जो है वो हमेशा ज़्यादातर ऑयली स्किन पे बनते हैं। ऑयली स्किन क्या होती है कि बहुत ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और क्या है, क्लेंजिंग सही तरह से नहीं हो रही, फेस की क्लेंजिंग नहीं हो रही, तो आपके पोर्स जो है ना उसमें ऑयल्स एंड डस्ट एंड बैक्टीरिया वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो पोर जो है वो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो एक ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक सी शक्ल नज़र आती है, तो उसको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं या ओपन कॉमेडोन्स कहते हैं। इसका इलाज इसी से शुरू होता है कि आप रात को डबल क्लेंजिंग करें। जब आप डबल क्लेंजिंग करेंगे, आपका एक ऑयल कंट्रोल फेस वॉश होगा, तो ब्लैक हेड्स बनना काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट भी करा सकते हो, हाइड्रोफेशियल से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। आप घर में भी ब्लैक हेड एक्सट्रैक्टर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो स्टेरलाइज तरीके से। अगर आप स्टेरलाइज, आपका अच्छे से एक्सट्रैक्टर स्टेरलाइज्ड है, आपके हाथ साफ़ सुथरे हैं, स्किन साफ़ सुथरी है, तो फिर कोई मसला नहीं हो सकता। लेकिन बेटर ये होता है कि हाइड्रोफेशियल से कराएं, वो एक स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और ईजीली निकल जाते हैं और स्कार्स भी नहीं छोड़ते पीछे कोई भी। तो अगर बन जाए तो एक्सट्रैक्ट कराएं, निकलवाएं इनको, ताकि पिंपल्स ना बने, एक्नी ना बने। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो शुरू से इसकी केयर करें, ऑयल कंट्रोल क्लेंजर रखें और डबल क्लेंजिंग करके सोएं। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं। मैं दो चीज़ें और मैं आपसे इकट्ठी पूछ लेता हूँ। एक्जिमा, ये मैंने बहुत सुना हुआ है कि एक्जिमा किसी को हो गया है, और सराइसिस गालिबन कहते हैं इसको, कुछ लोगों को सराइसिस का मसला भी होता है। जी जी। इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करें, ये क्या चीज़ है, ट्रीटेबल है, किस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से इसको ठीक कर सकते हैं, और क्या इसके लिए कब आपको कंसर्न होना चाहिए कि जाके हमें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए, भाई अभी काम जो है ना वो हाथ से निकल गया है? ठीक है। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं। सोराइसिस एक डिफरेंट डिजीज़ है और एक्जिमा एक डिफरेंट डिजीज़ है। तो पहले एक्जिमा पे बात कर लेते हैं। एक्जिमा जो है वो लैटिन वर्ड है एक, जिसका मतलब है टू बॉयल। ठीक है, टू बॉयल का मतलब है कि आपकी स्किन बॉयल हो गई है। अच्छा। बॉयल कहाँ से आया? इन्फ्लेमेशन, राइट, सोजन, कि जब आपकी कहीं पे भी सोजन होती है तो वो जगह गर्म हो जाती है और बिल्कुल ऐसे जैसे बॉइलिंग जगह होती है, तो एक्जिमा का वर्ड वहाँ से आया है। तो जब भी आपकी स्किन रेड होगी, इरिटेटेड होगी,
वहाँ से हल्का सा ऊज होगा, ऐसे पानी सा निकलना शुरू हो जाता है और सिवियर इचिंग होती है, तो वो एक्जिमा है। तो एक्जिमा की क्या कॉज होती है? एक्जिमा की कॉज ये होती है कि आपका जो स्किन का बैरियर है ना, वो ब्रीच हो गया है। आपकी स्किन की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, तो अगर कोई केमिकल्स लगे हैं, कोई हार्श केमिकल्स लगे हैं, या बहुत ज़्यादा सन है, या आप किसी प्लांट से एलर्जिक हैं, तो क्या होता है कि आपकी स्किन पे एक रिएक्शन होता है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या सूजन शुरू हो जाती है, और इसको हम एक्जिमा कहते हैं। समटाइम्स आप जस्ट किसी भी चीज़ से एलर्जिक होते हैं, जैसे किसी ने बर्तन धोए और जो बर्तन वाला साबुन था वो रिएक्ट कर गया, किसी ने लहसुन छीला और यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कट्स लगना अच्छा हाँ, शुरू हो गए। ये देखे कुछ खवातीन होती हैं उनको भी यहाँ पे कट्स पड़ जाते कट्स हैं, पड़े वो होते ओपन होते हैं कट्स। जी, तो वो लहसुन से, अक्सर लहसुन जो गार्लिक को ऐसे छीलती हैं ना, उससे एलर्जिक होती हैं और उनको पता नहीं होता। तो उसका क्या हल होता है कि हमेशा आपने ना एक बैरियर बना के रखना है अपनी स्किन के ऊपर। मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपने ऐसे टच नहीं करना किसी भी चीज़ को, आपका एक बैरियर, क्योंकि आपका बैरियर ब्रीच्ड है ना, तो इसमें सुराख हैं जगह जगह। तो या तो आप एक मॉइस्चराइज़र लगा के रखोगे, जैसे पेट्रोलियम जेली एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, थिक है बहुत, ऐसे बिल्कुल एक लेयर बना देगा, या फिर आप हमेशा पॉलीथीन ग्लव्स पहन के काम करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बैरियर ब्रीच नहीं होगा, कोई भी एलर्जन की एक्सेस नहीं होगी आपकी स्किन के अंदर तक। तो ये इससे आप काफ़ी घर में ही ट्रीट कर सकते हो खवातीन एक्जिमा। को तो घर पर डिश वॉशिंग के लिए भी वो सोप यूज़ करना पड़ता है वो वाला, और सुना उससे भी एग्रीवेट होता है। बहुत एग्रीवेट होता है, उसमें पता नहीं कौन से केमिकल्स हैं कि आप 1-2 दफ़ा यूज़ करते हैं और हैंड एक्जिमा स्टार्ट हो तो जाता अगर है। आप ग्लव्स यूज़ कर लें हाथ पे बड़ा ही आप मुश्किल लगता है ख़वातीन को, कि ख़वातीन की आदत ही होती है कि एक बर्तन गंदा हुआ है और उसको वॉश करना है, तो वो बार-बार वॉशिंग के साथ ना एक्जिमा स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो इस चीज़ से परहेज़ करें कि आप हर 10 मिनट के बाद पानी में और केमिकल्स हाथ पे ना लगने दें। एक दफ़ा बर्तन इकट्ठे कर लें दोपहर के या शाम के, और फिर ग्लव्स चढ़ाएँ और बर्तन धोएँ। ये ना करें कि बार-बार अच्छा अभी क्या ग्लव्स पहनने, ये बहुत कॉमन है, क्या ग्लव्स पहनने डॉक्टर साहब, एक-एक बर्तन के लिए क्या ग्लव्स पहनने। तो लेकिन वो एक्जिमा सिर्फ़ यहाँ तक नहीं रहता, एक्जिमा फैलता है। तो आप देखेंगे कि हाथ से वो या बाजू पे आएगा, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, फिर वो टाँगों पे चला जाएगा। अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि सोप का इंटरेक्शन डायरेक्ट तो हो गया आपके हाथ के हुँ, साथ, हुँ, आपने डिश वॉशिंग की, हुँ, आपके हाथ पे वो कट्स आ गए। हुँ, अगर किसी को टांग पे हो रहा है या किसी और जगह पे हो हुँ। रहा है तो वो कैसे, वहाँ का तो इंटरेक्शन नहीं हुआ सोप के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एलर्जिक रिएक्शन तो हो गया ना, आपके ब्लड को पता चल गया कि इस चीज़ से मैं एलर्जिक हूँ। वो ब्लड अब घूमता-घूमता हर जगह, वो मेमोरी सेल्स होते हैं आपके ब्लड के ठीक है। अंदर, एक जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है ना, उसमें कुछ मेमोरी सेल्स होते हैं। हम्म, तो वो मेमोरी सेल्स पूरे ब्लड से पूरी सर्कुलेशन आपके पूरे जिस्म में घूमती है। तो आप एक दफ़ा किसी चीज़ से एलर्जिक हो गए हैं ना, और आप उसको नहीं छोड़ रहे हो और आप उसकी एहतियात नहीं कर रहे हो, तो हम्म, वो हर जगह आपकी स्किन इरिटेट होना शुरू हो जाती है। तो राइट। ये एक्जिमा की ये बिहेवियर है, एक्जिमा फैल जाता है आपकी स्किन पे और ऊपर। वो अक्सर खुद भी हील भी हो जाता है, ये किसी का अगर हुआ है तो ठीक भी हो जाता है, जी, जी। अगर दोबारा से करेंगे फिर वो चीज़ एग्रीवेट हो जी, सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हो सकता है कि उन दिनों उनका कॉन्टैक्ट कम हो, वो इतने बर्तन ना धो रहे हों, या कुछ मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर दिया हो, तो उससे थोड़ा-सा बैरियर इम्प्रूव हुआ हो, इस वजह से ये ठीक हो सिर्फ जाता है। सोप से ही होता है कि किसी और चीज़ से भी आपको एक्जिमा हो सकता है। मल्टीपल चीज़ों से, कुछ लोगों को जैसे प्लांटेशन का शौक होता है, तो पौधों से हो जाता है। पौधों में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, आप एलर्जिक होते हैं उससे। तो अच्छा, मैं डिफरेंट। पौधों से मुझे याद है, मैंने एक और भी क्वेश्चन आपसे करना था, भूल जाऊंगा। हुँ, हुँ। बच्चे होते हैं अक्सर या कुछ बड़े भी होते हैं, वो हुँ, पौधों के हुँ। पास जाते हैं, उन्हें ना खारिश स्टार्ट हो जाती है, हुँ, कुछ को हुँ। स्किन के ऊपर वो अजीब से दपड़ दपड़ से बन जाते हैं, हुँ, हुँ। और वो रेड हो जाती है और इचिंग होती है और कहते हैं बाहर हुँ। गया था इसकी स्किन रेड हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये प्लांट क्यों बेस्ड होता है, क्या एलर्जी होती है। ये स्किन का ही प्रॉब्लम होता है, ये भी स्किन ये इशू होता स्किन है। का ही इशू है, और कुछ प्लांट्स हैं जो कि एलर्जेंस हवा में फेंकते हैं। एरो एलर्जेंस उनको कहते हैं। अच्छा। जैसे पोलेंस, एक आप इसको हम्म, समझने के लिए बस समझिए कि पोलेंस उनमें से एक चीज़ है। हम्म, लेकिन सिर्फ पोलेंस नहीं, और भी बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो प्लांट से निकलते हैं और हवा में फैल जाते हैं। जैसे जैसे ही बाहर का सीज़न आएगा तो इस्लामाबाद में पोलेंस की पोलन, शरह ऊपर हाँ, चली जाएगी, और एज़मा वाले या स्किन एलर्जीज़ वाले सफ़र करना शुरू कर देते हम्म, हैं। इस तरह कुछ और भी एलर्जेंस होते हैं जो कि पौधे के आसपास हवा में मौजूद होते हैं। तो जैसे ही आप उसके आसपास से गुजरते हैं तो वो फ़ौरन से आपको रिएक्शन करते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं कि उनके एलर्जेंस से जब धूप का इंटरेक्शन होता है तो उससे एलर्जी हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, लेकिन इसका एक ही हल है कि आपने बैरियर बना के रखना है अपनी स्किन का, बैरियर। ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और कोई भी एलर्जन की एक्सेस हम्म, ना हो आपकी स्किन तक। ये बस एंड नोट यही है। स्किन स्किन का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जैसे ज़रूरी है। अच्छा, सोराइसिस का हमने ज़िक्र किया था, उसके बारे में भी अगर आप बता दें। अच्छा जी, अब सोराइसिस एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। सोराइसिस जो है, जिसको आम ज़बान में चंबल भी शायद लोग कहते हैं,
वो एक फिर इम्यूनिटी की डिजीज़ है कि आपके अपने सेल्स जो है ना वो आपके स्किन सेल्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ऑटो इम्यून कह सकते हैं इसको आप। और इसमें जो आपके हिफाजती टी सेल्स होते हैं खून के अंदर, वो आपकी स्किन के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और सूजन शुरू हो जाती है। और ये भी इसका कुछ रोल जीन्स का भी है इसमें, ये जीन से भी आता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे आप बीमार हुए, गला ख़राब हुआ, स्मोकर हैं, या समटाइम्स सन रिएक्शन से आपकी स्किन इरिटेट हो गई। तो सोराइसिस के कुछ खास एरियाज़ हैं जहाँ से सोराइसिस स्टार्ट होती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोराइसिस जो है वो आपकी कोहनियों के ऊपर से और घुटनों के ऊपर से स्टार्ट होती है, और बिल्कुल एक गोल सा पैच बनता है जिसके ऊपर वाइट स्केल्स होते हैं, और आप जब स्केल्स को उतारते हैं तो छोटी छोटी ब्लीडिंग पॉइंट्स नीचे होते हैं। और समटाइम्स सोराइसिस जो है वो फैल जाती है और पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती है। तो इसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्जिमा से ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, और समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाती है, आपके जोड़ों को इन्वॉल्व कर लेती है। तो यस, सोराइसिस जो है इसकी केयर करना, और इसके लिए आपकी डर्मेटोलॉजिकल केयर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको कुछ इंटरनल सिस्टम्स की कॉम्प्लिकेशंस भी देती है। सोराइसिस जो है ये ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है, ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है। फिक्स दैट, यस वी कैन फिक्स दैट, बट इट इज़ नॉट क्योरेबल डिजीज़। ये लॉन्ग टर्म चलती है, जस्ट लाइक डायबिटीज़। आपको लॉन्ग टर्म इसका ख्याल रखना पड़ता है। इसमें भी फ्लेयर्स आते हैं, ऐसे रिमिशंस, मतलब एक ऐसा पीरियड आएगा जिसमें आप बिल्कुल डिजीज़ फ्री रहेंगे, और फिर कुछ ऐसे ट्रिगर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप गला ख़राब हुआ, आप बीमार हुए, आपने स्मोकिंग की, या आपने कुछ पेन किलर्स एनसेड्स ले लिए, तो उससे ट्रिगर हो जाती है, और ट्रिगर होकर फिर पूरे जिस्म पे फैलती है, और वो एक सीवियर कंडीशन में चली जाती है जिसमें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है पेशेंट को। तो यस, अगर आप अपनी जो भी आपको केयर बताई गई है, डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो केयर बताई है, अगर आप वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं और अपने ट्रिगर्स को अवॉइड कर रहे हैं, तो ये कंट्रोल में रहती है और कोई मसला नहीं करती है। लेकिन इसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिकल केयर में रहना है। ठीक है, जो चीज़ें बता रहे हैं उनको भाई सीरियस लें। किसी को मसले मसाइल हैं तो उसको राइट टाइम पे एड्रेस करना ज़रूरी है। और जैसे कि आपने स्टार्ट में बात की डॉक्टर साहब है कि किसी भी मसले को वो एटलीस्ट 1 हफ्ता नोट कर लें। सेकंड वीक में अगर वो चीज़ परसिस्ट कर रही है तो यू शुड कंसल्ट, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, जैसे कि आपने सोराइसिस के बारे में बताया। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा हम जरा डिस्कस कर लें लास्टली प्रोसीजर्स के हवाले से, क्योंकि प्रोसीजर्स को लेकर ना बहुत सारी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, मैं चाहूँगा कि मेरी तरह के लोग अभी भी सीख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। स्किन सबको अच्छी चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए। आपने उसका पूरा पॉडकास्ट आपने किया, उसमें बताया कैसे क्या कर सकते हैं। अब कुछ लोग चाहते हैं कि यार हमें ना फिलहाल शादियाँ आ रही हैं, सीजन ऐसे आ रहे हैं, तो हमें ना उस अभी 2-3 महीने 4 महीने पड़े हैं, हमें शादी में ना अच्छा नजर आना है, हमारी ग्लोइंग स्किन हो, बड़ी प्रिटी, इसको लड़कियां समझेंगे प्रिटी स्किन है आपकी, अच्छी खूबसूरत स्किन है। तो उसके लिए क्या कोई मोस्ट अफेक्टिंग जो है, कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो बहुत अफेक्ट करे आपकी अच्छी स्किन के लिए, वो क्या हो सकता है? अच्छा जी, हमारे यहाँ 2 चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं कि जब शादी है तो एक तो हमने गोरे दिखना है, गोरा दिखना है, और स्किन पे ग्लो होना चाहिए। वाइट होना चाहिए हमें कॉम्प्लेक्शन, और ग्लो होना चाहिए, और फ्लॉलेस स्किन दिखनी चाहिए। कोई एक बाल, खड्डा, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स वो ना कहेंगे वो शादी आ रही है मेरे मुंह पे दाना निकला है, दाना तो नहीं पहले निकला। निकला नहीं, शादी में निकला है। यस, तो कैसे, क्या ट्रीटमेंट सेफेस्ट और क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें मैं इवन ब्राइड्स को भी, और जो जिन्होंने शादियाँ अटेंड करनी है, उनके लिए जो सबसे सेफ प्रोसीजर होता है ना, वो ये होता है कि आप एक हाइड्रा फेशियल ले लें, और एक क्यू स्विच लेज़र है। क्यू स्विच हमारा एंटी पिगमेंटरी लेज़र होता है, उसको हम फोटो फेशियल कहते हैं। उसको जैसे ही हम करते हैं तो आप ऐसे जैसे नूर आ जाता है आपके चेहरे पे, आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं, और आपके लिप्स भी पिंक हो जाते हैं, और आप एक इवन टोन में आ जाते हैं। तो उसके साथ जब हम हाइड्रा फेशियल कर देते हैं तो हाइड्रा फेशियल से डीप क्लेंजिंग हो जाती है, और बड़ी हाइड्रेटेड प्लम स्किन हो जाती है। तो ये 2 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं, और इनकी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होती हैं, कोई डाउन टाइम भी नहीं होता है। तो ये आप कभी भी इवन लाइक 2-3 डेज़ बिफोर योर इवेंट भी ले सकते हैं। लेकिन जस्ट 1 डे प्रोसीजर होता है ये हाँ 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, आधे घंटे से 45 मिनट्स लगते हैं, एंड आपकी स्किन को 1 to 2 डेज़ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, और पूरे मंथ तक आप इसको बड़ा अच्छे से एंजॉय करते हो अपने जो ग्लो है। कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो साइड इफेक्ट्स नहीं आते अगर आप पोस्ट प्रोसीजर केयर अच्छी करते हो, लाइक कि हमने लेज़र किया हुआ है। हाइड्रा फेशियल का तो कोई डाउन टाइम नहीं है, और उसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर भी नहीं है। लेकिन आपका जो जब भी हम लेज़र करते हैं, कोई भी लेज़र किया हुआ हो, तो 24 आवर्स पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसमें आपने सन अवॉइड करना है, हीट अवॉइड करनी है, कुछ भी एक्टिव्स नहीं फेस पे लगाने, रेटिनॉल या फेस वॉश नहीं लगाएंगे, टोनर नहीं लगाएंगे, ताकि स्किन इरिटेट ना हो। स्किन सेंसिटिव है फॉर 24 आवर्स, तो अगर आप उसके बैरियर का ख्याल रखते हैं 24 आवर्स, तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस और कुछ मसले मसाइल ये मैंने कहा, ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करें तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये हमने सुना है सर कि कुछ
लेजर, फिलर्स वगैरह इस तरह की टर्म्स भी सुनी है, ये सेफ हैं? इन सेफ हैंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ इन सेफ हैंड्स, हम्म, इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स। आप स्पेशलिस्ट के पास गए हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए हो, जिसका वास्ट एक्सपीरियंस है अपनी स्पेशलिटी का, चलिए मैं तो आपसे बिल्कुल ही पूछ सेफ लेता है। हूँ, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि मैंने चूज करना है हम्म एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट, हम्म मुझे क्या देखना होगा उसके अंदर, क्या चीज़ें मुझे नोट करनी है, मैं ढूंढ हम्म पाऊँ कि यार ये डॉक्टर कंजा है, हम्म ये अच्छी डर्मेटोलॉजिस्ट है, मैं कैसे हम्म। ढूंढूंगा, क्या क्या फैक्टर्स मुझे देखने हैं उसमें? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना होगा क्वालिफिकेशन। ये तो आप आराम से देख सकते हैं ना कि ठीक है, बंदा कितना क्वालिफाइड है। ठीक है। ये तो हर जगह इन्फ्लुएंसर नहीं खाली। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। तो देखिए, हमारी जो हाईएस्ट डिग्री है पाकिस्तान में स्पेशलाइजेशन की, दैट इज़ एफसीपीएस। ठीक ठीक है। है। जो फेलोज होते हैं, तो एफसीपीएस अगर किसी बंदे की डिग्रीज के साथ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ही और शी इज हाईली क्वालिफाइड इन मेडिकल फील्ड, हम्म, राइट। तो एक होता है ना सिंपल एमबीबीएस होता है जो हम 5 years में करते हैं, उससे हम्म, तो आप सिंपल डॉक्टर बन गए। ठीक है। उसके बाद जिसने स्पेशलाइजेशन की होगी पाकिस्तान में, तो उसकी बंदे के साथ लिखा होगा एफसीपीएस की डिग्री आपके लगी साथ हो। लिखा हुआ है ना ये? मेरे साथ लिखा हुआ है और आपकी एफसीपीएस। बाहर से है मेरा ख्याल है। बाहर से तो मैंने स्टैटिक्स की फेलोशिप्स की हैं, अच्छा। मतलब ये बोटॉक्स फिलर्स। अच्छा। लेकिन मेरी मेन स्पेशलिटी डर्मेटोलॉजी है, ठीक डर्मेटोलॉजी, है। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी। तो वो एफसीपीएस लिखा होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप किसी के पास गए हैं और एफसीपीएस नहीं लिखा हुआ, तो वो आपकी स्किन नहीं देख सकता। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, कुछ बड़े अच्छे एस्थेटिशियंस हैं हमारे, बड़े जिनका वास्ट एक्सपीरियंस है और उनके साथ एफसीपीएस शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन उनके अपनी फील्ड में इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना प्रैक्टिस अच्छी रही होगी या प्रैक्टिस फिर अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे रहे होंगे। इंटरनेशनल एक्सपोजर्स इतने अच्छे हैं कि यस दे आर गुड एस्थेटिशियंस। बट क्राइटेरिया मैटर्स। क्राइटेरिया मैटर्स कि आपके हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपोजर कितना है और एक्सपीरियंस कितना है। ठीक है। और फिर आजकल रिव्यूज़ भी बहुत मैटर करते हैं रिव्यूज मैटर कि करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका वर्ड ऑफ माउथ कैसा है। ठीक है, जैसे मेरे पास पेशेंट असल आते में हैं। ना, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, जो होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, हम्म उनके लिए व्यूज मैटर करते हैं, और जो होते हैं ना हम्म डॉक्टर्स, उनके लिए रिव्यूज मैटर करते हैं। हाँ, यस। और मैं वर्ड ऑफ माउथ कहती हूँ, हमारे जी। रिव्यूज़ हैं वर्ड ऑफ माउथ। कि मेरे पास एक पेशेंट आया और वो इतना खुश था कि उसकी फैमिली आ गई मेरे पास, अच्छा। फिर उसके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स आ गए मेरे पास। तो ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपको गूगल रिव्यूज़ या इंस्टा रिव्यूज़ तो ख़रीदे भी जा सकते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ ख़रीदा नहीं जा सकता। अगर कोई अपनी फैमिली को लेके आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि जी ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, तो वो अच्छा ही काम होगा। नहीं, वो मुझे थोड़ा सा पे करें, मैं वर्ड ऑफ माउथ बन जाऊंगा। कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो भी खरीदे जा सकते हैं, जस्ट जो का हम्म पार्ट। अच्छा, मैं एक और चीज़ है, वो है स्किन हम्म वाइटनिंग इंजेक्शन। हम्म ये मैंने भी सुना, कुछ लोग इसको करवाते भी हैं, स्किन हम्म वाइटनिंग इंजेक्शन, ये क्या हम्म चीज़ है? और ये इससे होता क्या, वाकई में स्किन हम्म वाइट होती है, हम्म इम्पैक्ट होता है इसका? अच्छा, ये जी बेसिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट है या जो सब्सटेंस है वो क्या है, वो ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन जो है वो केमोथेरेपी में यूज़ होता था, एंटी कैंसरस जब थेरेपी देते थे लोगों जी। को, तो साथ एंटीऑक्सीडेंट लगा देते थे ताकि उनके सिस्टम्स जो है ना उनमें से जहरीले मादे और फ्री रेडिकल्स रिमूव होते रहें और सिस्टम्स अच्छा काम करें। तो ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का ये मतलब होता है कि आपके सिस्टम्स में से जहरीले मादों को खारिज करना और स्किन और इंटरनल सिस्टम्स को क्लेंस करना। ठीक है। ठीक है। तो ये कैंसर वाले लोगों को लगा करता था और उसमें देखा गया कि जैसे जैसे उनको लगाया जाता था तो उनकी रंगत जो थी वो सफ़ेद होती जाती थी। तो वहाँ से हमारे स्किन में ये आ गया, एस्थेटिक्स में आ गया और लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। अब इसके रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल होते हैं, कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और कुछ लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इससे एक तो रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल हो गए, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, इसने आपकी एनर्जीज को बूस्ट करनी है, आपके जहरीले मादे भी निकालने हैं, उससे आपकी स्किन इनडायरेक्टली अच्छी होती है, ग्लो आता है, तो उससे आपको लगता है कि मैं 1-2 टोन लाइटर हो गया हूँ, तो बाल भी अच्छे होते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हाई डोज है और एवरी वीक लगाना अपनी वेन्स को एक इतनी हाई डोज केमिकल्स की देना जस्ट फॉर वाइटनिंग, ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि ये रिस्की ज़्यादा प्रोसीजर है, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिससे हम आपकी स्किन को वाइट कर सकते हैं। लेजर्स हैं, फेशियल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके क्रीम्स मुताबिक ये हैं। चीज़, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ हाँ, उतनी वो नहीं है। वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है और राइट। रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है। अच्छा, लास्ट चीज़ वो जी, ये कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड से निकल गई, मैं चाहूँगा उसको अब लास्ट में ठीक इसके है। ऊपर थोड़ा सा आप अपना कमेंट ज़रूर दें। हुँ, वो है रोल ऑफ स्लीप हुँ, एंड रोल ऑफ स्ट्रेस। हुँ, ये दो चीज़ों को मेरा ख्याल है स्किन के हवाले से कहा जाता है कि यार तुम हुँ, नींद नहीं पूरी कर रहे ना, तुम्हारा चेहरा मुरझाया मुरझाया है, हुँ, तुम्हारा चेहरा जो है ना वो डार्क होता जा रहा है, तुम हुँ, सोते नहीं हो ठीक से, 4 घंटे हुँ, सो रहे हो। नींद का रोल क्या है, और कहते हैं तूने हुँ, स्ट्रेस लिया हुआ है, शक्ल बता रही है, हुँ, ये क्या हुँ। चीज़ है?
अच्छा, एक तो ये भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत वेरी करता है। कुछ लोग हैं वो 4 घंटे सोते हैं, उनके सिस्टम अल्लाह ने ऐसे बनाया है एंड दे आर अप एंड अबाउट, और वो शुरू से ऐसे ही कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं मेरे जैसे लोग जो 8-9 घंटे जब तक नहीं सोएंगे, उनकी शक्ल पे लिखा होगा कि ये नहीं सोए और इनकी स्किन फ्रेश नहीं लग रही। तो ये एक तो हर एक का बड़ा वेरिएबल है। कुछ लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, उनकी नींद ही कम होती है, तो उनके लिए वही ठीक है। हमारे जो लोग, जिन लोगों की 8 आवर्स का सिस्टम है, वो 8 आवर्स में ही फ्रेश होंगे। लेकिन यस, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद एक ऐसा पीरियड है जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स ही अपने आप को हील कर रहे होते हैं। तो सेम गोज़ फॉर स्किन, स्किन भी हीलिंग फेज़ में होती है। तो जितनी अच्छी और डिस्टर्बेंस के बगैर नींद होगी, उतने अच्छे आपके सारे सिस्टम्स ही हील होंगे और आप ज़्यादा फ्रेश रहेंगे और आप रीजनरेट करेंगे। तो नींद का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सारे ही हेल्थ के लिए और स्किन हेल्थ के लिए भी। ये तो लिखी हुई बात है और इस पे बहुत सारी रिसर्च भी अवेलेबल है। स्लीप इज इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। और स्ट्रेस? अच्छा जी, स्ट्रेस तो आपको बहुत जल्दी बूढ़ा कर सकता है। आपने अच्छा। सुना होगा कि मैं कभी बुक्स में भी पढ़ती रहती हूँ कि वो एक बंदे के बाल, उसको इतना गम हुआ कि एक रात में सफ़ेद हो गए। तो ये वाकई ही ऐसे होता है कि आपके सिस्टम्स जो हैं वो 10 साल आगे चले जाते हैं। स्ट्रेस आपको बूढ़ा कर देता है। तो इसलिए स्ट्रेस को जितना हो सके अवॉइड करें। कुछ तो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं लाइफ में, लेकिन बिला वजह की बातों का स्ट्रेस ना लिया करें। इससे आपकी जो एजिंग वाली जीन्स है ना, वो प्रमोट होती हैं, झुर्रियाँ चेहरे पे आ जाती हैं, आती हैं, बिल्कुल रिंकल्स आ जाते हैं। बिल्कुल रिंकल्स आते हैं, बुरे लगते हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ा, स्ट्रेस एंड स्लीप बहुत वाइटल रोल प्ले करते नींद हैं। पूरी करें और स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस अच्छा डॉक्टर साहिबा, लास्टली आप अगर ऑडियंस आपको देख रही है, कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी टिप देना चाहें आप? जी, मैं यही देना चाहती हूँ, आजकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं और हर जगह एस्थेटिक प्रोसीजर्स हो रहे हैं। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मैं देखती हूँ डेली बेसिस पे, जो कि अनसेफ हैंड्स की वजह से होती हैं। लाइक बोटॉक्स, फिलर्स लोग कर रहे हैं जो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स पे लगाए जाते हैं और एक्सपीरियंस हैंड्स और स्पेशलिस्ट का काम है ये लगाना। तो प्लीज़ जो सेल्स और कम पैसों के चक्कर में ना अपने फेस को ख़राब ना करें, क्योंकि जो एक दफ़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ना, वो फेस को कहीं ना कहीं से परमानेंटली डैमेज कर जाती है। तो प्लीज़ बी इन सेफ हैंड्स और अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें और खुश रहें। वेरी गुड मैसेज, वेरी गुड मैसेज। और मैं बल्कि आपकी स्टार्ट वाली बात मुझे याद आ रही है, जो उन्होंने स्टार्ट में बोला कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, नीम हकीम जो होते हैं लोग, इनसे आपने मोहतात रहना है। ये वो लोग हैं जो चंद पैसों के लिए शायद वो शाउट आउट दे दें या आपको किसी गलत जगह पे लगा दें, उसके बाद जाके खुद किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट कराएं और आपको ना बताएं कि उससे मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसे लोगों से आपने बच के रहना है। और जो कंसर्न्ड पर्सन है, जिसके पास राइट इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन है, जिसके पास राइट व्यूज़ हैं, सॉरी राइट व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, सॉरी व्यूज़ तो मेरे पास होंगे, राइट रिव्यूज़ हैं जिसके पास, आपने उससे कंसल्ट करना है, जिसके बारे में वाकई में कोई बंदा कह रहा है हाँ यार क्या मैंने ऐसे मतलब एक चीज़ की है और वो मुझे ठीक उसका जो है ना इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, तो वो ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ अगर आपको 1 वीक और अराउंड 2 वीक आपको वो प्रॉब्लम कर रही है, तो मेरा ख्याल है आपको उसको कंसल्ट कर लेना चाहिए। आपको उसको ये नहीं कि यार चल रहा है चलता रहे, क्योंकि जब चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो फिर वो इतनी ख़राब हो जाती हैं कि उसको फिर ठीक करने में और उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाने में बहुत टाइम लगता है। तो कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूरी ये है कि आप राइट चीज़ों को राइट टाइम पे फॉलो करें। आई गेस कि बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, बहुत डिटेल आपने बताई हैं, लेकिन फिर भी अगर मेरे से कोई चीज़ इसमें रह गई है जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया या मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया, आप डेफिनेटली वो कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश हमेशा से होती है कि हर पॉडकास्ट में मैं कहता भी हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है मुझसे पूछें, मैं वो डॉक्टर साहिबा के सामने या जो हमारे गेस्ट होते हैं उनके सामने मैं क्वेश्चन पुट करूं और उसका जो भी वो मुझे जवाब दें, आंसर दें आपके प्रॉब्लम का, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आई गेस बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट में इंट्रो में बताई थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो भाई पूछ लें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।